Okay, people, we will start with this new chapter which is pretty much common to both of you. मुझे ना कल ये होमवर्क चाहिए भाई साहब, नहीं नहीं मिला ना तो इधर से तुम नहीं, तुम्हारे जेरोक्स कॉपीज जाएंगे घर. ओके, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है, सो हमारे डेमोक्रेसी या सिस्टम में, हमारे डेमोक्रेटिकल सेटअप में पॉलिटिकल पार्टीज जो है तो फ्रीली फॉर्म हो सकती हैं. ठीक है, व्हाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. देखो, पॉलिटिकल पार्टीज क्यों बनती हैं, पार्टी क्यों बनती है, पार्टी क्यों बनती है, कहाँ रूल करने के लिए. नहीं, ये हम रीजन नहीं दे सकते. रूल करने के लिए पार्टी बनती है, ये रीजन नहीं है. रूल मतलब आप सत्ता में आना चाहते हैं, किस लिए आना चाहते हैं, मजा आएगा. हाँ, हो सकता है यही हकीकत हो, लेकिन आप सत्ता में क्यों आना चाहते हैं, हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. तो आपने कुछ मुद्दों को आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, जो आपके स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या नेशनल लेवल पे हैं, और आपको लगता है कि आप और आपकी पार्टी इसमें अच्छे से काम कर. ये आपका डेमोक्रेटिक सेटअप है. भले आपका उद्देश्य कुछ भी हो, लेकिन पार्टी बनाने का मकसद यही है. पार्टी इज ऑलवेज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टेन एजेंडास. ठीक है, आपके कुछ एजेंडा या मुद्दे हैं जो आपने आइडेंटिफाई किया है, जो शायद नेग्लेक्टेड स्पीयर रहा है जो रूलिंग पार्टी है उसका, या जो पहले के पार्टीज हैं उनका, और फिर उस पर पार्टीज बनती हैं. ठीक है, तो पार्टीज हमेशा बनती हैं मुद्दों पे. पार्टीज के हमेशा होते हैं क्या, एजेंडास. ये एजेंडास पे पार्टीज फॉर्म होती हैं. ठीक है, और भारत में कोई भी पार्टी बना सकता है. ठीक है, एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के साथ एनीबॉडी कैन बेसिकली लॉन्च अ पार्टी. नाउ पार्टी जब बनती है तो वो भाई साहब आपके रीजनल लेवल पे बन सकती है, वो आपके स्टेट लेवल पे बन सकती है, और वो आपके नेशनल लेवल पे भी बन सकती है. नेशनल लेवल पे जो पार्टी बनती है उसके कुछ क्वालिफिकेशंस हैं. वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है, ओके, सो आप देखोगे इंडिया में ही बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पार्टीज हैं आपके. कहीं पे आपका भाई साहब बीजेपी है, कहीं पे कांग्रेस है, कहीं पे सीपीआई है, कहीं पे सीपीआईएम है. ठीक है, कहीं पे आपका बीएसपी है. ठीक है, कहीं पे आपका एसपी है, कहीं पे आपका तृणमूल कांग्रेस है, कहीं पे शिवसेना है. तो डिफरेंट पार्टीज आर देयर. ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टीज आर देयर. सम पार्टीज आर देयर एट स्टेट लेवल, सम आर देयर एट नेशनल लेवल, सम आर देयर एट ओनली द रीजनल लेवल. सो अलग अलग पार्टीज हैं. ठीक है, so political parties are easily one of the most visible institutions in a democracy. ये दिखता है. ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी भाई साहब क्या है, आपके डेमोक्रेसी में इजीली दिखता हुआ सिस्टम है. ठीक है, कि हाँ भाई साहब ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है, ये सीपीआई है. ठीक है, ये आपका भाई साहब शरद पवार जी की पार्टी का नाम क्या है, हाँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस. ठीक है, तो ये सब आपके जैसे बीएसपी है. तो ये सारे आपके तमाम पार्टीज हैं. विजिबल इंस्ट्रक्शंस इन अ डेमोक्रेसी. ठीक है, विजिबल इंस्ट्रक्शंस फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजंस, डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज. तो हम ज्यादा करके डेमोक्रेसी साधारण इंसान के लिए, साधारण इंसान मतलब जिसने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है या जिसे कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा महत्व नहीं मालूम है, उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी ही डेमोक्रेसी है. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, आपके सिद्धांतों का या आपके मुद्दों का एक रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, आपके प्रॉब्लम्स का एक रिप्रेजेंटेशन, वो आपके पॉलिटिकल पार्टीज से होता है, और पॉलिटिकल पार्टीज ही आपकी डेमोक्रेसी का सेटअप बनती है. ठीक है, सो फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजंस, लेमेन, ठीक है, डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज. डेमोक्रेसी क्या होती है भाई साहब, पॉलिटिकल पार्टीज के बराबर होती है. ठीक है, डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज. इफ यू ट्रैवल टू रिमोट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री एंड स्पीक टू लेस एजुकेटेड सिटीजंस, you could come across people who may not know anything about our constitution or about the nature of our government. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जिसको कुछ भी नहीं मालूम है. ठीक है, बहुत लोगों ने बहुत बड़े स्तर पे प्रयास किया है, और मैं ये एक पर्सनल चीज बोल रहा हूँ इंडिया में रहकर, कि हाँ भाई गीता पढ़ो, ये भागवत पढ़ो. बहुत बार प्रयास किया है. मेरे हिसाब से ना हर फैमिली में एक प्रयास होना चाहिए बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने के लिए. ठीक है, जो नहीं होता है. शायद अभी तक हम अपने देश से जिस तरह से जुड़ना चाहिए उस तरह से जुड़े नहीं हैं. ठीक है, देश से जुड़ना मतलब हथियार उठाकर किसी चीज में आंदोलन करना नहीं होता है. देश के संविधान को, स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये जो बुक है, इसका पढ़ना बहुत जरूरी है. ठीक है, आप चाहे हम हमारे ज्यादा करके पढ़ाई भाई साहब सब ऐसा रहता है, हम आसानी से बच्चों को धर्म ग्रंथ की तरफ प्रेरित करते हैं, या गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, कुरान पढ़ो. लेकिन मेरे हिसाब से भाई साहब
इसको पहले एक बार पढ़ने की कोशिश होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर हर घर में एक बार थोड़ी सी भी कोशिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ने में है ना, मैं बोल रहा हूँ ना, आज की तारीख में जितने भी मसले पूरे देश में फैले हुए हैं ना, वो सुलझ जाएंगे। ये जो आपसी तनाव है ना, वो भी सुलझ जाएगा, वो भी मिट जाएगा। सिर्फ एक प्रयास अगर हो इसको हम पढ़ें और इसको समझें, इसको अगर हम एक प्रयास करें इसको समझने का, ठीक से पढ़ने का। देखिए, पढ़ते हम हैं एग्जाम क्रैक करने के लिए, ऐसे नहीं। इसको जैसे लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, इसके कारण क्या हैं, इन सब चीज़ों को अगर हम जानें और समझें तो हमारे जितने भी आपसी तनाव है ना, जो हमारे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लड़ रहे हैं ना, वो लगभग मिट जाएंगे, लगभग मिट जाएंगे, ठीक है। सो इफ यू ट्रैवल टू रिमोट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, अगर हम बहुत विलेज एरियाज में जाते हैं तो ज़्यादा करके लोगों को संविधान क्या है ये मालूम ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये मालूम ही नहीं है, ठीक है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज, उनके मुद्दे क्या हैं ये मालूम है, ठीक है। सो पॉलिटिकल पार्टीज आपका रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है, बहुत बड़ा हिस्सा है। बट चांसेस आर दैट दे वुड नो समथिंग अबाउट आवर पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में उनको सब कुछ मालूम होगा। मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। भाई साहब, आप देखोगे जितने भी आपके कभी चर्चाओं में आपने देखा है भाई साहब, क्या चर्चा हो रहा है भाई साहब, ठीक है। एक पार्टी को सपोर्ट करे, दूसरे पार्टी, मोहल्लों में चर्चा हो या भाई साहब फैमिली में चर्चा हो, या भाई साहब किसी लाइब्रेरी के या किसी एसोसिएशन में चर्चा हो, या भाई साहब टीवी में चर्चा हो, यहाँ जहाँ पे भी चर्चा हो रही है, ये लोग क्रिटिकल होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, ठीक है। तो समझ लो, अगर मैं एक पॉलिटिकल पार्टी ए को सपोर्ट कर रहा हूं तो बी को मैं पूरा पूरा अपोज करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आप इस चीज को समझिए कि अगर आप ए को सपोर्ट कर रहे हैं तो बी में भी कुछ तो ऐसी क्वालिटीज होंगी जिसका अच्छा रिजल्ट होगा, तो बी के कम से कम उस क्वालिटीज को आपको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारा नजरिया क्या रहता है कि हम अगर ए को सपोर्ट कर रहे हैं तो बी को हम पूरा पूरा ब्लैकलिस्ट कर देंगे, क्रिटिकल हो जाएंगे उसके लिए, ठीक है। दैट इज आर, ये ऐसे ही चल रहा है। दिस इज द सेटअप, द सोशल सेटअप दैट वी हैव, ठीक है। अगर आप एक पार्टी को सपोर्ट करें तो दूसरों को पूरा पूरा आप उसको बंद ही कर देंगे, ठीक है। सो मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल, वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। नहीं भाई साहब, यही आपका सही है, ठीक है। देखिए, जिस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं क्या वो एकदम सही सही सब काम कर रहा होगा? शायद नहीं, कुछ भूल चूक उनसे भी हो सकती है, इंसान है, सोसाइटियल सेटअप है, तो कुछ डिसीजंस उनके भी गलत हो सकते हैं, कुछ खामियां उनके अंदर भी हो सकती हैं, कहीं कहीं पे उनका भी डेवलपमेंट शायद नहीं गया होगा, किन्हीं चीज़ों को उन्होंने भी नेग्लेक्ट किया होगा, लेकिन हम अंधाधुन इनको सपोर्ट करते हैं और बाकी को अच्छे चीज़ें होने के बावजूद भी उनको इग्नोर करते हैं। दिस इज आवर जनरल सोसाइटियल सेटअप, ट्रेंड एंड थॉट प्रोसेस, ठीक है। They tend to blame parties for all that is wrong with our democracy and our political life, ठीक है। बहुत ही बार ऐसा होता है कि हम हर चीज़ के लिए, मैं उस दिन मतलब ऐसे ही कहीं चाय पी रहा था, ठीक है, तो एक कबाड़ी वाला आया, तो उसने बोला यार, मतलब वो दोनों में आपस में बातें कर रहे कोई, तो कबाड़ी वाला बोला यार मेरे को ना वो मतलब पहले कुछ तो ना रद्दी का इतना था, दूसरे से बात कर रहा था, अभी रद्दी का इतना हो गया है, ये मोदी ने ना हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। अरे भाई साहब, मोदी जी कहाँ से आ गए? तुम्हारे रद्दी का रेट वो कहाँ डिटरमिन कर रहे हैं? हैज ही रिटर्न की भाई साहब रद्दी इतने में ही बिकेगा, इतने में नहीं बिकेगा? हाउ इज ही अ बेनिफैक्टर? लेकिन हमारा जनरली रवैया यही रहता है कि हर मुद्दे को हम पॉलिटिकल सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। जरूर हमारा पॉलिटिकल सिस्टम से इसका कोई कनेक्शन है। घर में पानी नहीं आया, जरूर भाई साहब, हो सकता है भाई साहब ऊपर से वॉल ही बंद हो, ठीक है, हो सकता है भाई साहब वॉचमैन ने वॉल ही नहीं खोला हो, लेकिन हम उसको पहले नहीं देखेंगे, अरे यार क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ठीक है। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू, तो हमारा जो पॉलिटिकल लाइफ है, ठीक है, हमने डेमोक्रेसी को इतना ज़्यादा सपोर्ट दे दिया है कि हर बिगड़ती हुई चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम डेमोक्रेसी के कंधे पे डाल देते हैं, ठीक है। सो दे टेंड टू ब्लेम पार्टीज फॉर ऑल दैट इज रॉन्ग इन विद आवर डेमोक्रेसी एंड आवर पॉलिटिकल लाइफ। पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स। तो आज की तारीख में भाई साहब पार्टीज में पार्टी ए है, पार्टी बी है, पार्टी सी है, पार्टी डी है। आप बोल सकते हैं भाई साहब ये किन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, दे आर डिवाइडेड ऑन दीज थिंग्स, ठीक है। ये किन मुद्दों को लेकर चलता है, ये किन मुद्दों को लेकर चलता है, और इनमें क्या भाई साहब डिफरेंसेस हैं। वी आर अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। मीनिंग वी वांट जस्टिस, करप्शन फ्री इंडिया, वी वांट जस्टिस, ग्रुप ऑफ पीपल। तो पार्टी बेसिकली होता क्या है? एक लाइक माइंडेड लोगों का एक एसोसिएशन बनता है, ठीक है। व्हेन देखिए, हम बहुत जनरली जो लोग एडुकेटेड क्लास हैं उनको आप अक्सर बोलते सुनेंगे, अरे भाई ये पॉलिटिकल में नहीं पढ़ना है, लेकिन ये गलत है।
क्यों नहीं पढ़ना है? ठीक है, आपने बहुत ही बार उनको सुना होगा बोलते हुए, भाई ये पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में हमको नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्यों आप कितराते हैं? और फिर जब कुछ नहीं होगा तब आप ब्लेम देंगे, ये भाई साहब क्या कैसा सिस्टम चल रहा है। तुम उस सिस्टम का हिस्सा नहीं होना चाहते हो, तुम उस सिस्टम में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो, और जब सिस्टम में कुछ बिगड़ेगा तब तुम बोलोगे अरे यार ये देखो कैसा। तुमने क्या दिया है उस सिस्टम को? तुम्हारे टैक्स का पैसा, और क्या है? वो तो वैसे भी जाएगा, कोई भी सिस्टम रहने दो, ठीक है, वो तो वैसे भी जाएगा। तुम्हारे टैक्स का पैसा, तुम पैसा इसलिए कमा रहे हो क्योंकि तुमको फैसिलिटीज मिल रही है ना, तुमको भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तुमको कोई तो प्रोवाइड कर रहा है ना इलेक्ट्रिसिटी, तुमको भाई साहब रोड्स मिल रहे हैं, तुमको अपने दफ्तर तक जाने के लिए भाई साहब रोड्स मिल रहे हैं। तो टैक्स का पैसा देकर तुम कोई एहसान नहीं कर रहे हो, गवर्नमेंट को टैक्स देकर हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये हम जो बेनिफिट्स एंजॉय कर रहे हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे रोड्स हो, इनके उस पर हम टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। तो वो हमको मिल रहा है भाई साहब, उसका बेनिफिट्स हमको मिल रहा है, ऑलरेडी मिल रहा है, ठीक है। सो हम अगर बोलेंगे कि बस हमारा कंट्रीब्यूशन किसी देश में सिर्फ टैक्स पे करना ही है, देन समहाउ वी आर नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तब आप डेमोक्रेसी से जुड़े नहीं हैं। आपका अगर सिर्फ कंट्रीब्यूशन इतना ही है कि भाई साहब साल में जाकर वोट देना है, तो देन यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट, ठीक है। उसके आप पार्ट नहीं है, तो आप फिर क्रिप भी मत कीजिए, जो भी चल रहा है चलने दीजिए, ठीक है। या तो जिम्मेदारी लीजिए उसको बदलने की, ठीक है। सो देखिए ये आपका मानसिकता जा रहा करके, जो शिक्षित वर्ग है उनका मानसिकता यही है कि भाई चलने, मतलब मुझे कुछ पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। नहीं, लेना देना करिए, आपका पैसा उसमें इन्वॉल्व है, आपके लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, आपका जनरेशन उसमें इन्वॉल्व है, आपके आने वाली पीढ़ी का जनरेशन भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है। जो पॉलिसीज आज हो रही हैं वो आपके आने वाली पीढ़ी को इम्पैक्ट करेंगी, ठीक है, आपको भी इम्पैक्ट करेंगी। सो देयर हैज टू बी एन इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। शेयर कॉमन ओपिनियन ऑन पॉलिटिकल मैटर्स, तो ऐसे एक ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन ओपिनियन ऑन पॉलिटिकल मैटर्स, दे असेंबल एंड फॉर्म अ पार्टी, ठीक है। ये भाई साहब पार्टी बनता है, कम टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। A political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government। तो किसी ने बोला था कि भाई, आपने शायद बोला कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज क्यों बनती हैं? सत्ता में आने के लिए। लेकिन सत्ता में क्यों आना है, ठीक है, सत्ता में क्यों आना है? आप अभी बोल सकते हैं, बहुत सारे मानसिकताएं हो सकती हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली आप सत्ता में क्यों आना चाहते हैं कि हो सकता है किन्हीं मुद्दों को नज़रअंदाज किया गया हो, किन्हीं चीज़ों को पूरा नेग्लेक्ट किया गया हो, किन्हीं चीज़ों पे कोई भी काम ना हुआ हो, ठीक है। तो उन चीज़ों को उजागर करने के लिए हम बेसिकली आते हैं, ठीक है। एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद द व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। कलेक्टिव गुड मतलब क्या है भाई साहब? किसी एक इंडिविजुअल का नहीं, बल्कि पूरे समाज का कोई एक अच्छा काम हो, हम आकर मिले, बने, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए और पूरे समाज का कोई अच्छा काम हो, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव गुड, ठीक है। दस पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स इन अ सोसाइटी। तो पार्टीज भाई साहब क्या करती हैं? पूरे सोसाइटी में जो फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं। पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टीजनशिप, ठीक है। तो पार्टीज जो है वो सोसाइटी का ही पार्ट है, पार्टी सोसाइटी से ही बनती है। कुछ लोग भाई साहब असेंबल होकर पार्टी बनाते हैं, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड पार्टीजनशिप, ठीक है। Partisanship is marked by a tendency to take a side and inability to take a balanced view on an issue। देखो इसका डेफिनेशन देखो, पार्टीजनशिप क्या है भाई साहब? इज मार्क्ड बाय अ टेंडेंसी टू टेक अ साइड। मैं भाई साहब या तो सही या तो गलत का साइड ले रहा हूं, ठीक है। एंड टू टेक अ बैलेंस्ड व्यू एंड एन इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस्ड व्यू ऑन एन इशू, ठीक है। जैसे समझो कोई मुद्दा है, ठीक है, लेट्स से देयर इज एन इशू, एक कोई इशू है भाई साहब, ठीक है, ठीक है। समझो लेट्स से यहाँ पे कोई डैम है, डैम, ठीक है, डैम बनाया गया है। तो डैम बनाने से क्या हुआ है भाई साहब? इलेक्ट्रिसिटी बहुत लोगों को मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी ऊपर गया भाई साहब, मतलब बहुत लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ठीक है। काफी सारे बिजनेस जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनको मिल रही है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को मिल रही है, तो आपके भाई साहब रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को भाई साहब ये मिल रहा है, ठीक है। और क्या भाई साहब? आपके जो बिजनेसेस है, बिजनेस हाउसेज हैं, उनको भी भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ठीक है। और प्लस वाटर जो है, वाटर उसको हम चैनलाइज करके भाई साहब क्या करके, कैनल्स के थ्रू भाई साहब एग्रीकल्चर में भी लगा रहे हैं। तो ये सब आपके पॉजिटिव्स हो गए। नेगेटिव क्या है भाई साहब? बहुत सारा लाइफ जो है तो अस्त व्यस्त हो गया है, जो इस पानी पे निर्भर था, ठीक है। सो देयर इज अ ह्यूज लॉट ऑफ पीपल हु वर डिपेंडेंट ऑन दिस वाटर, ठीक है।
जिनके घर इनके आजू बाजू थे, जो छोटे मोटे खेती बाड़ी करते थे, उनका अभी लाइफ में प्रॉब्लम हो गया भाई साहब, ठीक है। तो अभी लेट्स से, अभी अगर मैं कोई पार्टी बना रहा हूं या ये लोग मिलकर कोई पार्टी बना रहे हैं, ठीक है, तो लेट्स से दे आर forming a party on the basis of the dam that was constructed. So for them they have lost their livelihood, for them they might have lost their transport means, for them they might have lost their cheap availability of water for their small agriculture, ठीक है। सो इसके वजह से ये एक पार्टी बना रहे हैं। तो जब ये पार्टी बनाएंगे तो क्या इन पॉजिटिव चीजों को कंसिडरेशन में लेंगे? नहीं लेंगे, ठीक है। दुनिया वाले भले ही बोले कि भाई साहब ये सब हमारा पॉजिटिव हुआ है, लेकिन ये नहीं ले सकते ना, क्योंकि इनका मुद्दा ही वही है कि ये गलत डैम बनाए, गलत जगह पे डैम बनाए, ठीक है। हमारा डैम जो बना वो गलत बना है, यही बोल रहे हैं ना ये। तो इसीलिए आप क्या बोल रहे हो भाई साहब? इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस्ड व्यू ऑन एन इशू। बैलेंस्ड व्यू क्या है? हाँ, नुकसान हुआ है लेकिन ये फायदा हुआ है, ये आपका बैलेंस्ड व्यू है, ठीक है। ये जरूर से नुकसान हुआ है लेकिन ये फायदा है। लेकिन अगर आप पार्टी बना रहे हैं तो बैलेंस व्यू नहीं ले सकते, ठीक है, कह रहे। तो ये वाला व्यू आपका नहीं होगा अगर आप पार्टी बना रहे हैं। तो यू विल नॉट हैव योर इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस्ड व्यू ऑन एन इशू। आप भाई साहब बैलेंस्ड व्यू ले ही नहीं सकते, ठीक है। तभी आप पार्टी बना सकते हैं या तभी आप पार्टी बनाएंगे, ठीक है। पार्टीशनशिप इज मार्क्ड बाय टेंडेंसी टू टेक अ साइड। आपको भाई साहब एक साइड लेना पड़ेगा, या तो इस तरफ या तो इस तरफ, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब? इधर के लोग भी पार्टी बना सकते हैं, इधर के लोगों को बोल रहे हैं कि भाई साहब हम डैम को सपोर्ट कर रहे हैं भाई साहब, जो लोग डैम को नहीं सपोर्ट करते, तो ये एक क्लैश हो सकता है, दोनों का अलग अलग पार्टीज बन सकता है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो पार्टी अगर बनानी है तो आप बैलेंस व्यू नहीं ले सकते, यू विल हैव टू टेक वन साइड, तभी जाकर पार्टी बनेगा। जिसका भी बैलेंस व्यू रहेगा तो आपका पार्टी नहीं बन सकता। हर चीज के प्रोस भी हैं, हर चीज के कॉन्स भी हैं, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स। तो पार्टी के भाई साहब कुछ कंपोनेंट्स क्या होते हैं? पार्टी को लीड करते हुए लोग हैं, ठीक है, दे आर लीडर्स। देयर आर एक्टिव मेंबर्स, जो पार्टी में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टी की एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। और क्या है भाई साहब? फॉलोअर्स, जो भाई साहब आपने बोला तो हम जाकर काम कर देंगे, वॉलंटियर्स जो हैं, ठीक है। तो ये सब आपके भाई साहब हो जाएंगे फॉलोअर्स, ठीक है। सो पार्टी हैज 3 थिंग्स, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स, ठीक है। कुछ कुछ मेंबर्स होते हैं लेकिन वो एक्टिव नहीं होते हैं, दे आर नॉट एक्टिव। हाँ भाई, कभी संडे वनडे मिल गया तो जाकर झाड़ी मार आएंगे, ठीक है, पार्टी ऑफिस में हो आएंगे। तो एक्टिव मेंबर्स का होना जरूरी है किसी पार्टी के लिए, ठीक है। फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पहला क्या है भाई साहब? आपका कंटेस्ट इलेक्शंस। तो पॉलिटिकल पार्टीज विल ऑलवेज कंटेस्ट इलेक्शंस। तो पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन इसलिए कंटेस्ट करना पड़ता है क्योंकि जब तक वो पावर में नहीं आते हैं तब तक भाई साहब अपने मुद्दे को वो स्ट्रांगली इन्फोर्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो अपने मुद्दे को आपको अगर चेंजेस लाने हैं तो आपको पावर में आना पड़ेगा, और पावर में आने के लिए आपको इलेक्शंस में जीतना पड़ेगा, ठीक है। यू विल हैव टू विन द इलेक्शंस। तो कंटेस्ट इलेक्शंस आपका पहला मुद्दा हो गया। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज। ज्यादा करके जितने भी डेमोक्रेसीज हैं, इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज। तो इलेक्शंस इन्हीं में भाई साहब लड़े जाते हैं, ज्यादा करके डेमोक्रेसीज में। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। तो जितने भी कैंडिडेट्स पॉलिटिकल पार्टीज के हैं उनके इसमें ही इलेक्शन फॉर होते हैं। Parties select the candidates in different ways. In some countries, such as the USA, and members and supporters of a party choose its candidates. ठीक है? तो USA में कैसे होते हैं भाई साहब? जितने भी आपके members and supporters एक पार्टी के होते हैं वो अपने candidates को choose करते हैं, ठीक है? In other countries like India, top party leaders choose candidates for contesting elections. ठीक है? तो समझ लो भाई साहब यहाँ पे USA में क्या होता रहेगा? USA में समझ लो एक पार्टी बनी, ठीक है? तो पार्टी में भाई साहब इसके कैंडिडेट्स जो इलेक्शन कैंडिडेट्स होंगे वो कौन चूज करेगा भाई साहब? पार्टी के सब मेंबर्स मिलकर तय करेंगे, ठीक है। इंडिया में क्या होगा भाई साहब? जो पार्टी होगी, पार्टी के मेंबर्स में से कौन इलेक्शन कंटेस्ट करेगा ये पार्टी के लीडर्स डिसाइड करेंगे। द लीडर्स ऑफ द पार्टी विल डिसाइड एज टू हु विल कंटेस्ट द इलेक्शंस इन अ पार्टी, ठीक है। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ईच ऑफ अस मे हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड व्यूज ऑन व्हाट पॉलिसीज आर सुटेबल फॉर द सोसाइटी, बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच अ वैरायटी ऑफ व्यूज, ठीक है। हमारे भाई साहब अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, व्यूज होते हैं ऑन व्हाट पॉलिसीज आर सुटेबल फॉर द सोसाइटी। मैं बोलूंगा भाई साहब सबको शिक्षित होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं एक टीचर हूं। एक डॉक्टर बोलेगा भाई साहब सबको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, या नहीं रखना चाहिए ताकि मेरी दुकान चले, ठीक है। खैर,
तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। सबका अलग अलग व्यू पॉइंट है। कोई भाई साहब अगर कोई कारपेंटर होगा तो वो बोलेगा सबको लकड़ी का काम आना चाहिए। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू पॉइंट है, और गवर्नमेंट ऐसे नहीं चल सकती, ठीक है। ईच वन ऑफ अस मे हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड व्यूज ऑन व्हाट पॉलिसीज आर सुटेबल फॉर द सोसाइटी। कौन सी पॉलिसी सुटेबल है सोसाइटी के लिए। तो मैं बोलूंगा कि भाई साहब इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी स्ट्रांग होनी चाहिए, अगर भाई साहब डेवलपमेंट देखना है तो, ठीक है। कोई ट्रांसपोर्ट का बंदा बोलेगा अरे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी स्ट्रांग होना चाहिए अगर डेवलपमेंट देखना है तो, मतलब रोड्स बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, वो भी सही है अपने जगह पे, मैं भी अपनी जगह पे सही हूँ, ठीक है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग भाई साहब व्यूज होते हैं, ठीक है। ईच वन ऑफ अस मे हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड व्यूज ऑन व्हाट पॉलिसीज आर सुटेबल फॉर द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए कौन से पॉलिसी सुटेबल है, सबके अलग अलग विचार धारणाएं हैं। बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल। भाई साहब क्या गवर्नमेंट के लिए यह पॉसिबल है कि सबकी इच्छाओं को पूरी करे? ऑब्वियसली नहीं। इन अ डेमोक्रेसी a large number of similar opinions have to be grouped together to provide a direction in which policies can be formulated by the government, ताकि भाई साहब गवर्नमेंट पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करे। तो ऐसे बहुत सारे चित्रे बित्रे लोग हैं, अगर वो सब मिलकर एक किसी मुद्दे पर पार्टी फॉर्म करते हैं तब जाकर भाई साहब उस पर गवर्नमेंट की निगाह जाएगी। जैसे जैसे समझो, अगर मैं अब मेरा खुद का बंगला है, ठीक है, बंगलों में स्टे कर रहा हूं, पानी नहीं आ रहा है, मैं जाऊंगा भाई साहब सिडको में या बीएमसी में अपना कंप्लेन लेकर, ठीक है। ये एक इंसिडेंट हो गया। अगर मैं किसी बिल्डिंग में रहता हूं या किसी कॉलोनी में रहता हूं और मेरे बिल्डिंग के लेट्स से 500 फ्लैट्स हैं, वो सब के सब लोग उतर आए, ठीक है, और भाई साहब सिडको में जाते हैं कि पानी नहीं आ रहा है, सिडको वाले किसका कंसर्न पहले एड्रेस करेंगे? 500 वाले को, क्योंकि तादाद ज़्यादा है। मुद्दा वही है, एक अकेला इंसान उस मुद्दे को लेकर गया है और एक भाई साहब पूरे मतलब सबको लेकर गया है, ठीक है। सो इसीलिए, ठीक है, बट नो गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस। तो जब प्रॉब्लम आपका सिमिलर हो, हैव टू बी ग्रुप्ड टुगेदर, आपकी ग्रुपिंग होनी जरूरी है, टू प्रोवाइड अ डायरेक्शन इन विच पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट्स। मेरे घर में, मेरे बंगले में पानी नहीं आ रहा है तो उस एस्पेक्ट को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन 500 लोगों को एक बिल्डिंग में पानी नहीं मिल रहा है, दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ठीक है। तब ताबड़तोड़ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ग्रुपिंग की जरूरत है, क्योंकि ग्रुपिंग में आपको एक डायरेक्शन मिलता है, हाउ एंड वेयर टू वर्क, डायरेक्शन इन विच policies can be formulated by the governments. A party reduces a vast multitude of opinions into a few basic positions which it supports. तो बहुत सारे opinions को ये किस में reduce करता है? A few basic positions which it supports, ठीक है, जो ये support करता है। A government is expected to base its policies on the line taken, ठीक है, making laws. Parties play a decisive role in making laws for a country, ठीक है। तो कंट्री के लॉज को बनाने के लिए पार्टीज का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर मतलब हो गया आपका पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में भाई साहब बहुत बहस होती है, डिबेट होता है किसी लॉ पे, और तब जाकर वो लॉ इंप्लीमेंट होता है, ठीक है, तब जाकर वो लॉ इंप्लीमेंट होता है। बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू अ पार्टी, दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियंस। अभी देखो समझ लो, एक पार्टी है जिसमें 500 लोग हैं, ठीक है, और लेट्स से इन 500 में से 200 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये 200 लोग जो मिनिस्टर्स हैं पार्लियामेंट में, ये अलग अलग जगहों से आए रहेंगे और अलग अलग जगहों की अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगे। क्या ये सारे मुद्दों को एक साथ एड्रेस करके सॉल्व कर सकते हैं? शायद नहीं। तो इनको क्या करना पड़ेगा? प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, किसको पहले डील करना है, कहां तक डील करना है, क्या चीजें करनी है, ठीक है। तो इसके लिए पार्टी लीडरशिप पे बहुत बड़ी निर्भरता होती है, ठीक है। सो सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू अ पार्टी, दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप। तो पार्टी लीडरशिप का डायरेक्शन क्या है? इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियंस। उनके भले ही पर्सनल ओपिनियंस कुछ हो, लेकिन पहले वो पार्टी लीडरशिप को फॉलो करेंगे। दे विल फर्स्ट फॉलो द पार्टी लीडरशिप, ठीक है। फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स, ठीक है। Big policy decisions are taken by political executive that comes from the political parties. Parties recruit leaders, तो ये भाई साहब लीडर्स को रिक्रूट करते हैं, ट्रेन करते हैं, and then make them ministers to run the government in the way they want.
ठीक है। तो लीडर्स को रिक्रूट किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है और फिर गवर्नमेंट चलाया जाता है। रोल ऑफ ऑपोजिशन, दोज पार्टीज दैट लूज इन इलेक्शंस, जो भाई साहब इलेक्शन में लूज कर जाते हैं, प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर्स और रॉन्ग पॉलिसीज। ठीक है, देखो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ पे हमारा जो रूलिंग पार्टी है और ऑपोजिशन पार्टी हमेशा रहेगी। ऑपोजिशन पार्टी में वो लोग रहेंगे जो सत्ता में आ नहीं पाए, लेकिन जिन्होंने इलेक्शंस जीते हैं। अपने अपने राज्यों के शायद इलेक्शन आपने जीते होंगे, लेकिन आपकी पार्टी ने इलेक्शन नहीं जीता है, तो आप क्या आ जाएंगे भाई साहब, ऑपोजिशन पार्टी में आ जाएंगे। ठीक है, ऑपोजिशन पार्टी हमेशा रहना जरूरी क्यों है? वाई? बिकॉज फिर रूलिंग पार्टी कुछ भी कर सकती है ना भाई साहब, कोई भी तानाशाही कर सकती है। तो वॉट एवर पॉलिसीज आर अडॉप्टेड बाय द रूलिंग पार्टी, द ऑपोजिशन पार्टी ऑलवेज क्वेश्चंस इट, क्रिटिसाइजेज इट, एनालाइजेज इट एंड प्रेजेंट्स इट टू द पब्लिक। ठीक है, फॉर जनरल रिव्यू। क्योंकि हर लॉ को जो आप लाना चाहते हैं उसके प्रोज भी होंगे और कॉन्स भी होंगे। तो प्रोज और कॉन्स को प्रॉपर्ली एग्जामिन कौन करेगा भाई साहब? ऑपोजिशन पार्टी। ये भाई साहब एकदम मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर देखेगा कि कहां पे भाई साहब इसके फ्लॉज हैं। ठीक है, कहां पे इसके फ्लॉज हैं। दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शंस play the role of opposition to the parties in power by voicing different views and criticizing government for its failures or wrong policies. Opposition parties can also mobilize opposition to the government. कभी कभी ये भाई साहब पूरे गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं। सारे पार्टीज अगर भाई साहब रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट हो गए, ठीक है, सो दे कैन ऑल्सो मोबिलाइज ऑपोजिशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो हो सकता है फिर से री इलेक्शन हो जाए। ठीक है, हो सकता है सरकार भी गिर जाए। शेप पब्लिक ओपिनियन, ग्रीन इंडिया, स्वच्छ भारत, सेव एनवायरनमेंट, नो पोल्यूशन। ठीक है, तो दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज। तो आपके पार्टीज क्या करते हैं भाई साहब? इश्यूज को हाईलाइट करते हैं और उसको रेज भी करते हैं। दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज। पार्टीज हैव लैक्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट्स स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। हर पार्टी में भाई साहब बहुत लोग होते हैं एंड दे आर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, पूरे कंट्री में स्प्रेड आउट है। मेनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स are the extensions of political parties among different sections of the society. ज्यादा करके जितने भी आपके प्रेशर ग्रुप्स होते हैं are the extensions of political parties among different sections of the society. तो ये भाई साहब आपके एक्सटेंशन है किसके? पॉलिटिकल पार्टीज के among different sections of the society. ठीक है, parties sometimes also launch movements for the resolution of problems faced by people. तो बहुत सारे टाइम पे ये मूवमेंट्स भी लॉन्च करते हैं। ठीक है, often opinions in the society crystallize on the lines parties take. ठीक है, तो जितने भी ओपिनियंस होते हैं सोसाइटी में, क्रिस्टलाइज ऑन द लाइंस पार्टीज टेक। कभी कभी ओपिनियंस भी पार्टीज क्रिएट करते हैं। हो सकता है पब्लिक उस बारे में सोच ही ना रही हो, लेकिन पार्टी आकर पब्लिक को उस बारे में सोचने में मजबूर कर देती है। ठीक है, तो पार्टी मतलब हो सकता है वो कोई कॉमन मुद्दा ना हो, लेकिन पार्टी उसको मुद्दा बनाकर प्रेजेंट करती है लोगों को। ठीक है, इसके पहले लोगों ने शायद सोचा ही ना होगा इस तरीके से, लेकिन किसी पार्टी ने किसी चीज को आइडेंटिफाई करके उस पर भाई साहब रिसर्च करके उसको पब्लिक के सामने प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, सो ऑफन ओपिनियंस इन द सोसाइटी क्रिस्टलाइज मतलब पैदा होते हैं। ऑफन ओपिनियंस इन द सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द लाइंस पार्टीज टेक। तो क्या लाइंस लेते हैं पार्टीज? मेक और बिकम डेफिनेट एंड क्लियर ऑफ पीपल। ठीक है, एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट्स। तो भाई साहब पार्टी के लोग जाकर लोगों को बोलते हैं कि ये सब गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिनका फायदा आप उठा सकते हैं, या ये गवर्नमेंट स्कीम है जो बकवास है, ऐसा भी बोल सकते हैं, दोनों भी। ठीक है, ऑपोजिशन पार्टीज के लोग भाई बोलेंगे कि बकवास है। ठीक है, ओके, पीपल, सो दे प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू ऑल द वेलफेयर स्कीम्स दैट आर बेसिक। जैसे नरेगा बेसिकली आपका गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, सो ये वेलफेयर स्कीम्स जो भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, ये पार्टी बेसिकली प्रोवाइड करती है लोगों को एक्सेस टू अवेल दोज गवर्नमेंट स्कीम्स। फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज इजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर। ठीक है, तो अगर आपका देखो कोई भी मुद्दा अटक रहा है, तो आपका जनरली ये नहीं होगा कि जाकर सिडको ऑफिस में या बीएमसी में जाकर इसका कंप्लेंट रजिस्टर कराओ। आपके दिमाग में पहले आएगा किसको पहचानते हैं क्या? ठीक है, पॉलिटिकल लीडर किसी को पहचानते हैं क्या? तो आपके दिमाग में पहले वही आएगा, क्योंकि ये जो है तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल है। ठीक है, तो किसी भी आम आदमी को पहले ही पॉलिटिकल पार्टी का ही आपका ध्यान आएगा। ठीक है, फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज इजियर टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर। लोकल पार्टी लीडर को अप्रोच करना ज्यादा आसान है, ना कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर को गवर्नमेंट ऑफिस में। ठीक है,
तो इजी टू अप्रोच भाई साहब क्या हो जाएगा, लोकल पार्टी लीडर। लोकल पार्टी लीडर को अप्रोच करना ज्यादा आसान है, ना कि गवर्नमेंट ऑफिसर को, ठीक है। दे फील क्लोज टू पार्टीज इवन व्हेन दे डू नॉट फुल्ली ट्रस्ट देम, ठीक है। सबको मालूम है पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में जो होता है, ठीक है, सबको मालूम है पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में ऊपर नीचे होता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी पॉलिटिकल लीडर को शायद पूरा पूरा कंप्लीटली ट्रस्ट ना किया जा सके, लेकिन फिर भी जब कोई मुद्दा या इशू आता है, पहला वो चीज़ मतलब हम इन्हीं को कांटेक्ट करते हैं, वी ट्राई टू कांटेक्ट देम, ठीक है, वी ट्राई टू कांटेक्ट देम, दिस दे फील क्लोज टू पार्टीज। हालांकि किसी का भी पॉलिटिकल पार्टीज में आंख बूंद कर भरोसा नहीं है, ठीक है। कोई मतलब एकदम आंख बूंद कर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर पे कोई भी भरोसा नहीं करता है, इंसान है सभी, ठीक है। कोई इंसान अगर भरोसे लायक नहीं है तो पॉलिटिकल पार्टी कैसे भरोसे लायक हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन हम अपने चीजों को एड्रेस करने के लिए पहले इनको ही अप्रोच करते हैं, ठीक है, वी बेसिकली अप्रोच देम। They feel close to parties even when they do not fully trust them. Parties have to be responsive to people's needs and demands. तो लोगों के needs और demands के लिए parties को responsive होना पड़ता है, responsible होना पड़ता है। हाँ जी, कहाँ गरबा खेल के आ रहे हो भाई साहब तुम? People can reject those parties in the next elections. तो ये जो है तो दूसरे इन पार्टीज को people can reject those parties in the next election. नेक्स्ट इलेक्शन में ये हो सकता है कि पूरा पूरा रिजेक्ट कर दें, ठीक है। ओके, नेसेसिटी, वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बाय इमेजिनिंग अ सिचुएशन विदाउट पार्टीज। तो अभी हम भले ही पॉलिटिकल पार्टीज को गाली दे दें या पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट में ओपिनियंस रखें या ये बोले कि ये सब बकवास है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसे इमेजिन कीजिए कि कोई देश में पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंपॉर्टेंस क्या है। एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। मतलब समझ लो इतना बड़ा हमारा राज्य है और हर एक कैंडिडेट जो तो इंडिपेंडेंट होगा। 135 करोड़ के हम हैं, उसमें अगर हमने एडल्ट फ्रेंचाइजी या एडल्ट लोगों को फिल्टर आउट किया तो भी नहीं करके भाई साहब 80 करोड़ के हो जाएंगे। 80 करोड़ लोग अगर इलेक्शन कंटेस्ट करें तो क्या ये पॉसिबिलिटी है किसको चुना जाए, ठीक है। ओके, सो एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। कोई भी भाई साहब जितने भी इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं सारे के सारे कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट होंगे विदाउट एनी पार्टीज, दे आर जस्ट कंटेस्टिंग इलेक्शंस, ठीक है। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिसेस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? देखो ये पूरा देश है भाई साहब और सारे जितने भी लोग इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं, देखो इलेक्शन जब होता है समझ लो ये आपका एक पॉलिटिकल पार्टी है, इतने मेंबर्स हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी है, इतने मेंबर्स हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी है, इतने मेंबर्स हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, इलेक्शन के कैनवसिंग के समय ये लोगों को ये बताते हैं कि भाई साहब हमें वोट दीजिए तो हम इन मुद्दों पे काम करेंगे और ये चेंजेस लाएंगे, क्योंकि पूरा पार्टी ही उस चीज पे अलाइंड है, पूरा पार्टी उस मुद्दे को। ओके, सो एवरी कैंडिडेट, तो आप समझो एक इतने बड़े देश में सारे कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट। देखो जब इलेक्शन लड़ा जाता है तो क्या हो रहा है भाई साहब, लोग मिलकर एक पार्टी फॉर्म कर रहे हैं। ये पार्टी के लोग इलेक्शन के कैंपेनिंग के टाइम पे लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि भाई साहब आप अगर हमारे पार्टी को वोट से जिताते हैं तो हम इन मुद्दों पर चेंजेस लाएंगे। लाते हैं या नहीं ये बात की बात है, लेकिन इन मुद्दों पे हम काम करेंगे, ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं। सो दैट्स व्हाई पीपल विल स्टार्ट वोटिंग फॉर देम अकॉर्डिंग टू देयर एजेंडास, ठीक है। अगर आप इंडिपेंडेंट हुए, ठीक है, इफ लेट्स से यू आर बेसिकली इंडिपेंडेंट, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, अगर इंडिपेंडेंट हुए, ठीक है, मतलब ये सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं ये सब अपने अपने मुद्दे लेकर आ रहे हैं भाई साहब, आप कैसे इन मुद्दों को रिजॉल्व करेंगे? अकेले होकर चलो आप इलेक्शन जीत भी गए, लेट्स से यू वन द इलेक्शन, और ऐसे आपके साथ तमाम और लोग भी जीतेंगे लेकिन सब अलग अलग, तो कैसे तो होगा क्या? आपने भाई साहब 500 लोगों को खड़ा कर दिया जो सब अलग अलग है, किसी पार्टी के नहीं है। 543 सीटें हैं भाई साहब लेजिस्लेटिव असेंबली में, इन सबको भाई साहब आपने इलेक्शन में जिताया, लेकिन सब अलग अलग है। ये बोल रहा है हमारे प्रांत में डेवलपमेंट होना चाहिए, वो बोल रहा है हमारे प्रोविंस में डेवलप होना चाहिए, ये बोल रहा है हमारे गांव में कुआं होना चाहिए, ये बोल रहा है भाई साहब हमारे फ्लैट में पानी आना चाहिए। सबकी अलग अलग समस्याएं, सबकी अलग अलग समस्याएं, तो क्या होगा? अफला तफली होगी, ठीक है, मारा मारी होगी, हल कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए पार्टीज का होना जरूरी है ताकि हम अपने अप्रोच को स्ट्रीमलाइन कर सके, हम अपने अप्रोच को स्ट्रीमलाइन कर सके। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी। कोई भी भाई साहब कोई पॉलिसी के बारे में कुछ प्रॉमिस नहीं कर पाएगा। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी।
तो ये जो जितने भी इलेक्ट्रिकल मतलब जितने भी लोग जीतेंगे अपने रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसीज पे, दे विल बी एबल टू फॉर द कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर व्हाट दे डू इन देयर लोकेलिटी। तो अपने लोकेलिटी में जो काम कर रहे हैं उसके लिए ही ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। तो भाई साहब कंट्री क्या बाहर में सब लोग अपना अपना देश और अपना अपना प्रोविंस ही देखेंगे, ठीक है। सो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए पार्टीज क्या करती हैं भाई साहब, पॉलिटिकल एजेंडा को स्ट्रीमलाइन करती हैं विथ नेशनल एजेंडा, ठीक है। नेशनल नेशन के साथ भाई साहब स्ट्रीमलाइन करती हैं, ठीक है। We can also think about it by looking at the non-party based elections to the panchayat in many states, ठीक है। तो non-party based election है in many states, ठीक है। Parties do not contest formally, ठीक है। It is generally noticed that villages get split into more than one faction, each of which puts a panel of its candidates। तो ये भाई साहब villages में होता है, ठीक है। एक पैनल लगते हैं भाई साहब कैंडिडेट्स का। This is exactly what the party does on national level। तो नेशनल लेवल पे भी यही होता है। दैट इज द रीजन वी फाइंड पॉलिटिकल पार्टीज इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, वेदर दीज कंट्रीज आर बिग और स्मॉल, ओल्ड और न्यू, डेवलप्ड और डेवलपिंग। तो भाई साहब हर जगह पे आपका पॉलिटिकल पार्टी रहेगा ही रहेगा, ठीक है। सो किसी भी सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टीज वुड बी देयर। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब कैसा है, एक ऐसा सोशल सेटअप जहां पे आप प्रॉब्लम्स को, मुद्दों को रिप्रेजेंट कराने के लिए लोगों को चुनते हैं, ठीक है। एक मुद्दा है कोई और उसको बहुत सारे लोग भाई साहब इक्वली अग्री कर रहे हैं, तो पहले तो आकर वो पार्टी बनाएंगे, फिर अपने लीडर को चूज करेंगे और इसी लीडर से इलेक्शन को कंटेस्ट करवाएंगे। फायदा क्या होगा, दिस पर्सन विल कम इनटू पावर, वंस ही कम्स इनटू पावर देन ही विल बी एबल टू एग्जीक्यूट, ठीक है, ओके। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। एज सोसाइटीज बिकेम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, they also needed some agency to gather different views on various issues and to present these to the government। तो भाई साहब बहुत सारे व्यूज हैं, ठीक है, बहुत सारे व्यूज हैं, तो इसके वजह से they needed some ways to bring various representatives together so that a responsible government could be formed। तो आपका भाई साहब responsible government form हो। Political parties fulfill these needs that every representative government has। तो हर एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के कुछ नीड्स होते हैं। वी कैन से दैट पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। पार्टी सिस्टम भाई साहब क्या हो जाएगा, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। तो वन पार्टी सिस्टम में सिंगल पार्टी इज इन एग्जिस्टेंस एंड इफेक्टिव एज वेल। वन पार्टी सिस्टम है, एक देश एक पार्टी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम, ठीक है। सिंगल पार्टी इज इन एग्जिस्टेंस एंड इफेक्टिव, ओनली वन पार्टी कैप्चर्स द पावर। एक ही पार्टी भाई साहब पूरे देश में रहेगी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। बहुत सारे देशों में है ऐसा, ठीक है, एक ही पार्टी है जो पावर में रहेगी, ठीक है, ओके। टू पार्टी सिस्टम, कंट्री पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, पार्टी सिस्टम सिंगल पार्टी सिस्टम है ये, पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है। तो चाइना में भाई साहब एक ही पार्टी है, इसीलिए भाई साहब उनका ही सब कुछ चलता है, वो जो डिसाइड करेंगे वही होगा, ठीक है। सो वहां पे कोई अपोज करने वाला नहीं है, समझ रहे हैं भाई साहब। कल को गवर्नमेंट ने बोला कि सब लोग उल्टा चलेंगे, सब लोग पैर के बल नहीं हाथ के बल चलेंगे, तो ऐसे ही चलना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज हाउ इट इज, देयर इज नोबडी टू अपोज, ठीक है। अगर यहाँ पे इंडिया में जैसे डेमोक्रेसी है, यू हैव द राइट टू अपोज, यू हैव द राइट टू फॉर्म अ पार्टी एंड अपोज एज वेल, ठीक है, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है, ठीक है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पार्टी सिस्टम भाई साहब क्या है, आपका सिंगल पार्टी सिस्टम है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है दिस इज वन सिंगल पार्टी सिस्टम। पार्टी जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, यहाँ पे एक ही पार्टी है, साल दर साल यही पार्टी पावर में रहेगी, ठीक है। ऑल्दो हम इसको बेसिकली एक पार्टी सेटअप बोल रहे हैं। देखो तो आप बोलेंगे ये तो क्या हो गया, मतलब ये तो डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है। हाँ, सही मायने में ये डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हायरार्कियल भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो इनका लीडर होगा वो हायरार्कियल हो, मतलब उसका राजे का बेटा ही राजा हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पार्टी ही चलाएगी देश को, पार्टी ही चलाएगी देश को, लेकिन ये पार्टी सिंगल पार्टी होगा, ठीक है। इसको हम ज्यादा इफेक्टिव क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हैं, कोई अपोज करने वाला नहीं है भाई साहब। मतलब जो आपको इंप्लीमेंट करना रहेगा ना, वो ताबड़तोड़ इंप्लीमेंट कर दोगे। अभी जैसे देखो आज की तारीख में चाइना और इंडिया, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज अभी तक चाइना आगे चल रहा था, लेकिन अभी इंडिया आगे हो गया है। इसका रीजन जानते हैं आप क्या है? वन चाइल्ड पॉलिसी अप्लाई थी, और ये वन चाइल्ड पॉलिसी बड़े तीव्रता के साथ अपनाई थी, ठीक है। आपके अगर 2 बच्चे होंगे तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी,
ऐसे ऐसे पैतरे अपनाए थे इन्होंने, ठीक है। आपके अगर 2 बच्चे हो गए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको शायद लाइसेंस नहीं मिलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा, ऐसे सारे पैतरे अपनाए थे इन्होंने। तो लोगों ने मजबूरन एक चाइल्ड ही रखा, और आज देखो भाई साहब क्या हो गया, इंडिया इज टेकिंग द लीड इन पॉपुलेशन, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ लेसर एरिया, इंडिया इज टेकिंग द लीड इन पॉपुलेशन, क्योंकि हमारे को यहाँ पे कोई भी चीज इंप्लीमेंट करने में बहुत सोच समझ कर करना पड़ेगा, ठीक है। ताबड़तोड़ हम डिसीजंस नहीं ले सकते, यहाँ पे ताबड़तोड़ डिसीजंस लिए जा सकते हैं, ठीक है। सिंगल पार्टी सिस्टम है, ठीक है। 1 चाइल्ड पॉलिसी के तहत आपका देखो यहाँ पे कैसा हो गया, पूरा पूरा डायनेमिक्स ही चेंज हो गया। ओके, 2 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टीज आर इफेक्टिव, दे गेट पॉलिटिकल पावर ऑल्टरनेटली। तो यहाँ पे बाई पार्टी सिस्टम, तो एक बार पार्टी ए चलाएगी और एक बार पार्टी बी, ठीक है। सो इट्स अ बाई पार्टी सिस्टम। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये सिस्टम चलता है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम, तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक आपका भाई साहब रिपब्लिकन पार्टी। दीज आर 2 पार्टीज विच आर देयर इन यूएस। एक आपका है भाई साहब डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरा है आपका रिपब्लिकन पार्टी। दिस इज अ 2 पार्टी सिस्टम। तो 1 एट अ टाइम पार्टी चलती है, ठीक है, 1 एट अ टाइम, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब हम, ठीक है। सो मेनी इफेक्टिव पार्टीज compete with each other for power, 2 or more parties come together to form the government। यहाँ पे भाई साहब कोएलिशन गवर्नमेंट की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे कोएलिशन गवर्नमेंट नहीं हो सकता, या तो पार्टी ए रहेगा या तो पार्टी बी रहेगा, यहाँ पे तो सवाल ही नहीं है क्योंकि एक ही पार्टी है। यहाँ पे भाई साहब पार्टी ए या तो पार्टी बी रहेगा, तो इसको बाई पार्टी या 2 पार्टी सिस्टम बोलेंगे। यहाँ पे मल्टीपल पार्टीज हैं और कभी कभी क्या होता है, मल्टीपल पार्टीज के चलते एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसी को नहीं मिलती, तो यहाँ पे क्या होता है, फिर आप अगर कंबाइन करके और आपका क्या हो गया भाई साहब कोएलिशन गवर्नमेंट। महाराष्ट्र में जो अभी गवर्नमेंट है, क्या वो कोएलिशन गवर्नमेंट है? इट्स अ कोएलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। तो मिली जुली सरकार जिसको बोलते हैं, ठीक है। इन 2004 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, तो आप देखो यहाँ पे 2004 में रूलिंग पार्टी कौन सी थी? एनडीए, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस, लेफ्ट फ्रंट, ये सब ने मिलाकर एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाया था, ठीक है, इन 2004। हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव? सो विच ऑफ दीज इज बेटर? परहैप्स द बेस्ट आंसर टू दिस वेरी कॉमन क्वेश्चन इज दैट दिस इज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ही बकवास है, मतलब बकवास नहीं बोल सकते हम इसको, कि एक देश में कितने पार्टीज होने चाहिए, ठीक है। तो इसका कुछ हम मूल्यांकन नहीं कर सकते क्योंकि इस पर कोई रोक टोक नहीं है। आप हर एक मुद्दे पे एक पार्टी बना सकते हैं, ठीक है, और डिपेंड करता है कि लोग आपसे एसोसिएट होते हैं कि नहीं। आपने बोल दिया कल भाई साहब मैं अकेला ही पार्टी बनाऊंगा, ऐसे नहीं चलेगा। यू विल हैव टू हैव अ subsequent amount of people attached to you. Perhaps the best answer to this very common question is that it is not a very good question. It evolves over a long time depending on the nature of society, its social and religion divisions, its history of politics and its system of elections. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, ठीक है, हमको इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा, ठीक है। सोसाइटी का नेचर क्या है? सोसाइटी का नेचर क्या है मतलब सोसाइटी में क्या अलग अलग वर्ग के लोग हैं, ठीक है, अलग अलग धर्म और प्रजाति के लोग हैं, क्या ऐसा है, ठीक है। तो आपके पार्टीज बनने की संभावना ज़्यादा होगी, ठीक है। मतलब अलग अलग धर्म के लोग हैं, जैसे अगर बहुत सारे कंट्रीज में जाओगे सब एक ही धर्म के लोग हैं और धर्म लोगों को जोड़ता है, ठीक है, तो इसीलिए वो एक ही पार्टी में उनका चल जाएगा। लेकिन मे बी वी हैव डिफरेंट डिविजन्स, तो आपको लगेगा कि अच्छा इस धर्म के लोग ज़्यादा हैं नेशनल पार्टी में, तो इसका मतलब इनका ही देखा जाएगा, हमारा नहीं देखा जाएगा, वी विल फील लेफ्ट आउट, ठीक है। तो नेचर ऑफ द सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट्स सोशल एंड रीजनल डिविजन्स, तो आपके सोशल डिविजन्स क्या हैं, रीजनल डिविजन्स क्या हैं, क्या एक ही धर्म में बहुत सारे जातियां हैं और क्या उन जातियों में मतभेद है, ठीक है, इस तरीके की चीजें। इट्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स की हिस्ट्री क्या रही है किसी कंट्री में, और इलेक्शन का सिस्टम क्या रहा है, ठीक है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इसका मतलब किसी देश में अगर एक पार्टी सिस्टम है और लोग उससे खुश हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे देश में भी एक पार्टी सिस्टम से लोग खुश रहेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा आपका वैरायटी होगा लोगों का, जात मतलब आपके कास्ट में, आपके रिलीजन में, आपके भाई साहब लाइफ में, सोशल एटमॉस्फेयर में, जितना ज्यादा आपका ऊपर नीचे होगा और डाइवर्सिटी होगी, उतनी ज्यादा पार्टीज बनने की संभावना होगी, ठीक है, उतनी ज्यादा पार्टीज बनने की संभावना। तो किसी जगह पे अगर कोई चीज सक्सेसफुल होती है इन ऑफ अ पॉलिटिकल डायमेंशन, तो दूसरे जगह पे भी वो सक्सेसफुल हो ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। These cannot be changed very quickly. Each country develops a party system that is conditioned by its special circumstances.
ठीक है। हर एक कंट्री आपका एक पार्टी सिस्टम डेवलप करता है, दैट इज कंडीशंस बाय स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। फॉर एग्जांपल, इफ इंडिया हैज इवॉल्व्ड अ मल्टी पार्टी सिस्टम, it is because of the social and geographical diversity. So it is because of the social and geographical diversity. In such a large country, it is not easily absorbed by 2 or even 3 parties. ठीक है। तो इंडिया में भाई साहब अगर मल्टी पार्टी सिस्टम हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ द सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि सोशल और जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है। इन सच अ लार्ज कंट्री इज नॉट इजिली अब्सॉर्ब बाय 2 और इवन 3 पार्टीज। तो 2-3 पार्टी से नहीं हो सकता, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत है। किन किन चीजों पे डाइवर्सिटी है भाई साहब? सोशल लाइफ में, ठीक है, कास्ट सिस्टम में, भाई साहब रिलीजन में, ठीक है। तो ये आपके बहुत सारे डाइवर्सिटीज हैं, देयर इज ए ह्यूज डाइवर्सिटी एंड हेंस डिफरेंट पार्टीज हैव इवॉल्व्ड, ठीक है। सो आपका अगर देखोगे भाई साहब अलग अलग पार्टीज हुए, सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग मुद्दे हैं, तो इसीलिए अलग अलग पार्टीज। नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशंस। तो जैसे मैंने आपको बोला कि चाइना में अगर वन पार्टी सिस्टम सक्सेसफुल हुआ है, ज़रूरी नहीं कि यूएस में भी वो सक्सेसफुल हो, या ज़रूरी नहीं कि वो इंडिया में सक्सेसफुल हो, ठीक है। आपका इंडिया में जो चल रहा है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लाइफ में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और शायद इसीलिए हमारे लिए यही एक पार्टी सिस्टम है जो चल रहा है, मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। सो एक सिस्टम अगर कहीं पे सक्सेसफुल होता है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे देश के लिए भी वो पॉलिटिकल सिस्टम या वो पार्टी का सिस्टम सक्सेसफुल हो। हर एक देश का ढांचा अलग अलग है, ठीक है। हर एक देश में जो देशवासी हैं उनकी डाइवर्सिटी अलग अलग है, ठीक है। हमारे यहाँ पे कास्ट, एथनिसिटी, आपका रिलीजन, इसको लेकर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, ठीक है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे किसका? जो नेशन के लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो नेशन के लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है। तो जैसे आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भाई साहब क्या करता है? भारत निर्वाचन आयोग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज बेसिकली इनटू कंटेस्टिंग इलेक्शंस, ठीक है। ये इलेक्शंस कंटेस्ट करवाते हैं। तो एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। जैसे आप कंपनी को सेटअप करने के लिए कंपनी में रजिस्टर करवाते हैं, जैसे आप कोई घर भाड़े पे लेने के पहले भाई साहब वो कराते हैं, एग्रीमेंट कराते हैं। कोई घर लेने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसी तरह से किसी पार्टी को भी रजिस्टर करने के लिए आपको इलेक्शन कमीशन में जाकर उसकी रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, ठीक है। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, ठीक है, इलेक्शन कमीशन। कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज इक्वली, इट ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज एंड एस्टैब्लिश्ड पार्टीज, ठीक है। तो इनका भाई साहब क्या है, सारे पार्टीज को ये इक्वली ट्रीट करेंगे, और जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, जो एस्टैब्लिश्ड पार्टीज हैं, इनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज ऑफर करेंगे, ठीक है। दे विल गिव सम, देखो भाई साहब बड़ी पार्टी हैं तो मतलब बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं ये, तो थोड़ा बहुत तो फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, एडिशनल फैसिलिटीज, ठीक है, ओके, दे विल प्रोवाइड। दीज पार्टीज आर गिवन अ यूनिक सिंबल, ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ द पार्टी कैन यूज दैट इलेक्शन सिंबल, ठीक है। तो हर पार्टी का एक भाई साहब सिंबल होता है, ठीक है, हर पार्टी का एक सिंबल होता है, और जो उस पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट्स हैं, जो उस पार्टी में रजिस्टर होकर ये आपके मेंबर्स हैं, ये आपके कैंडिडेट्स हैं, वही इस सिंबल को यूज कर सकते हैं, इस सिंबल को वही यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके सिंबल्स हैं, ठीक है। पार्टीज दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस। तो इनका भाई साहब रिकॉग्निशन ही होता है इस पर्पस के लिए। पार्टीज दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस, ठीक है। क्राइटेरिया क्या क्या है, ठीक है। अ पार्टी दैट सिक्योर्स, तो आपका नेशनल लेवल पे कौन सी पार्टी को टिकट मिलेगा, मतलब टिकट क्या मिलेगा, रजिस्टर होगा। आप कल को 10 लोगों को लेकर चले जाएंगे और बोलेंगे कि हमको रजिस्टर करना है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो अ पार्टी दैट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विन्स एट लीस्ट 2 सीट्स रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी, ठीक है। तो एक पार्टी जिसको भाई साहब एटलीस्ट 6% टोटल वोट्स मिला हो, ठीक है, इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो एक पार्टी ऐसी जिसको एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स मिला हो इन एन इलेक्शन, देखो जीती हो ऐसा जरूरी नहीं है,
जितने भी टोटल वोट्स हुए हैं, ठीक है, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट, स्टेट इलेक्शन में कम से कम 6% वोट उस पार्टी को मिला हो, ठीक है, एंड विन्स एटलीस्ट 2 सीट्स रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी, तो उसको स्टेट पार्टी बोलेंगे। समझ में आ रहा है? ये 6% वोट उसको गया होगा और कम से कम 2 सीट उसने जीते होंगे स्टेट लेवल इलेक्शन पे, तो उसको स्टेट पार्टी घोषित किया जाएगा। समझ में आ रहा है? पूरे वोट हुआ होगा जो जहां पे पूरे प्रांत में या पूरे स्टेट में जो भी वोट हुआ रहेगा उसका 6% वोट उस पार्टी को मिला रहेगा और 2 सीट उसने जीते रहेंगे, तो हम इसको बोलेंगे स्टेट पार्टी, ठीक है। जस्ट वन मोमेंट, ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगे भाई। ओके, अ पार्टी सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विन्स एटलीस्ट 2 सीट्स इन एन अनरिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी। सो अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स, तो आप देखो यहाँ पे स्टेट पार्टी की एलिजिबिलिटी क्या है, स्टेट लेवल पे पार्टी बनाने की एलिजिबिलिटी क्या है, 6% वोट पूरे जो इलेक्शन कंटेस्ट हुए थे उसको आपको मिलने चाहिए, आप जीते या हारे वो मैटर नहीं करता है, और कम से कम 2 सीट आप जीतने चाहिए, ठीक है। तो स्टेट लेवल पे जो इलेक्शन हुआ था उसका 6% वोट आपकी पार्टी को मिलना चाहिए, ठीक है, और 2 कम से कम सीट आप जीतने चाहिए। अनुष्का देवी, a party that secures at least 6% of the total votes in an election to the legislative assembly of a state and wins at least 2 seats is recognized as a state party, इसको हम भाई साहब बोलेंगे state party, ठीक है। a party that secures at least 6% of the total votes in the लोकसभा, अभी हम आते हैं भाई साहब सेंट्रल लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे कौन सी है आपकी? लोकसभा है, राज्यसभा है, ये सब आपके सेंट्रल लेवल पे हो गए, ठीक है। वही सेम है, 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द लोकसभा इलेक्शन, तो जब आपके सेंट्रल लेवल पे इलेक्शंस होते हो तो 6% वोट उसको भाई साहब जितना है, ठीक है। और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स, तो भाई साहब 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा, इसको हम नेशनल पार्टी बोल सकते हैं। तो 4 सीट जीता हो या 6% वोट टोटल लोकसभा में पाया हो उसने, या 4 स्टेट्स में उसने, ठीक है, वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स, कम से कम 4 स्टेट से। देखो इस चीज को समझो, वेस्ट बंगाल में एक पार्टी है जिसको हम बोलते हैं टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। क्या आपके यहां पे जब इलेक्शंस होते हैं तो ये पार्टी आती है? नहीं आती है ना? तो क्या आपके यहां से उसको वोट मिलने के कोई भी चांसेस होंगे? नहीं होंगे, राइट। सेम अगर शिवसेना महाराष्ट्र में है तो शायद वेस्ट बंगाल में कोई वोट नहीं देगा उसको, ठीक है। तो ये आपके जो पार्टीज हैं इन, तो फिर तो ये तो कभी नेशनल लेवल पे आ ही नहीं सकती है ना, ये तो फिर स्टेट लेवल पे रह जाएंगी, है ना। स्टेट लेवल की पार्टी नेशनल लेवल पे कैसे आवे? अगर भाई साहब टीएमसी वेस्ट बंगाल है, शिवसेना भाई साहब आपका महाराष्ट्र में है, हाउ विल दे बिकम स्टेट लेवल पार्टीज? अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो स्टेट लेवल पार्टी होने के लिए 4% लोकसभा इलेक्शन में, 6% लोकसभा इलेक्शन में वोट होना चाहिए, 6% वोट, ठीक है। और क्या है भाई साहब, तो अभी टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स, 4 स्टेट में, ठीक है। अभी आप सोचो इसको, अभी महाराष्ट्र में शिवसेना है, ठीक है, महाराष्ट्र में शिवसेना है, महाराष्ट्र के बॉर्डर स्टेट्स कौन कौन से हैं? गुजरात, है ना। क्या गुजरात में लोग शिवसेना को जानेंगे? कम से कम जानेंगे। बंगाल में शायद कोई, ठीक है। और क्या है भाई साहब, आंध्र प्रदेश, क्या वहां पे भी थोड़ा बहुत जानेंगे? पॉसिबिलिटी है। और क्या है, कर्नाटका, ठीक है। तो इन स्टेट्स में थोड़ा बहुत तो जानेंगे ना, तो इन स्टेट्स के 4 स्टेट्स को हमने ले लिया। समझ में आ रहा है ये? तो नेबरिंग स्टेट्स में अगर कोई स्टेट पार्टी बहुत स्ट्रांग होती है तो नेबरिंग स्टेट्स में भी उसका भाई साहब दबदबा होता है, तो इससे भाई साहब वो जीतेगी। जैसे आपने अभी देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी थी और वही अभी पंजाब में भी गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया। कहाँ? दिल्ली बिल्कुल पंजाब के आजू बाजू है, ठीक है। तो दिल्ली में लोगों ने देखा कि हाँ ये पार्टी अच्छी है, तो सबने भाई साहब क्या कहते हैं अपने पंजाब में भी उसको वोट दे दिया। तो ये होती है आपकी पार्टी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स, ठीक है। असेंबली इलेक्शंस में 4 स्टेट्स में, ठीक है, 4 स्टेट में कम से कम, एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा, और 4 सीट कम से कम उसको जीतना है, ठीक है, इज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी, तो इसको हम नेशनल पार्टी बोलेंगे, ठीक है।
इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत पुराना पार्टी है और इनफैक्ट देश का सबसे पुरातन पार्टी है, ठीक है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1885, अंग्रेजों के जमाने में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी अंडर एओ ह्यूम। सॉट टू बिल्ड अ मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। रूलिंग पार्टी इन सेंटर 1947 टू 1977, 1980 टू 1989, ठीक है। नॉट इन पावर 1996 से भाई साहब 2004 में ये पावर में नहीं है, अभी तक नहीं है, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत सालों तक ये पावर में थे। रूलिंग पार्टी इन सेंटर 1947 से लेकर 1977 तक थे ये। 1977 से लेकर 1980 में इंडिया में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल ऊपर नीचे हुआ। इसमें से 2 साल भाई साहब आपके इमरजेंसी के थे और 1 साल आपके दूसरे पार्टी की गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई थी, ठीक है। उसके बाद फिर से कांग्रेस आई 1980 से 89 तक। उसके बाद भाई साहब नॉट इन पावर 1996 से 2004 तक, ठीक है। ओके, कोएलिशन इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी विद 145 मेंबर्स इन द लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड इन 2004 में। सपोर्ट्स सेक्युलरिज्म, इनके भाई साहब एजेंडास क्या क्या हैं? इट सपोर्ट्स सेक्युलरिज्म, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस। सेक्युलरिज्म मतलब सब धर्म जो हैं वो समान है, इसको बोलते हैं हम सेक्युलरिज्म। एक इसमें अगर हम देखेंगे कंटेक्स्ट में तो सारे धर्म जो हैं वो आपके सेम है। हालांकि सेक्युलरिज्म का मतलब बहुत अलग है, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए हम इतना समझे तो सही है कि ये सारे धर्मों को समान प्रायोरिटी देता है। वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। तो ये इनके भाई साहब एजेंडाज रह चुके हैं। लीड्स यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, आप बहुत बार इस नाम को सुनेंगे। यूपीए गवर्नमेंट मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये अलायंस में है। बहुत सारे और भी पार्टीज इसके अंदर भाई साहब एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी एस्टैब्लिश्ड इन 1980, एम स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्परस इंडिया एंड प्रिजर्विंग इंडियन ट्रेडिशंस एंड कल्चर, ठीक है। हिंदुत्व वगैरह ये सब सारे इनके भाई साहब, ठीक है। ओके, एम्फेसिस कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व, ठीक है। तो कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व इनका एक एजेंडा रहा है, ठीक है। सपोर्ट्स इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया, जो हो चुका है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल जो था वो अभी रिवोक हो चुका, आर्टिकल 370, यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस, ठीक है। यूनिफॉर्म, तो आर्टिकल 370 अभी रिवोक हो चुका है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर इज नाउ नॉट अ स्पेशल स्टेट। तो पहले जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला हुआ था, वहाँ के अलग नेशनल एंथम्स थे, वहाँ के भाई साहब अलग नेशनल फ्लैग्स थे। वहाँ पे भाई साहब अगर आप बाहर के होकर वहाँ पे कोई ज़मीन नहीं खरीद सकते, आप मतलब इंडियन स्टेट में ही होकर, इंडिया के बाहर होकर आप कोई ज़मीन खरीद नहीं सकते वहाँ पे, ठीक है। ये क्या कर रहा है ये बच्चा सबसे? वो एसी पे कुल्ला कर रहा है भाई साहब वो। ओके, यूनिफॉर्म सिविल, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया। तो आपका देखो, तो और क्या था भाई साहब, अगर समझ लो कोई जम्मू एंड कश्मीर की लड़की है और वो किसी बाहर स्टेट के इंसान से शादी करती है, समझ लो किसी महाराष्ट्रन के साथ शादी करती है, तो वो वहाँ के ज़मीन से बेदखल कर दी जाएगी, वहाँ के प्रॉपर्टी से उसको बेदखल कर दिया जाएगा। शी विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। ना ही बाहर के लोग वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और अगर जम्मू एंड कश्मीर की कोई लड़की ने अपनी इच्छा से कहीं बाहर शादी कर ली तो उसको उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा, ठीक है। ये सारे तमाम अलग अलग नियम थे जिसको रिवोक किया गया। आर्टिकल 370 जो एक स्पेशल स्टेटस था उसको रिवोक किया गया, इट वाज रिवोक्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, एनीवन नोस व्हाट इज इट? हाँ, हाँ, तो इसका मतलब ये बताइए, वो तो सबके लिए एप्लीकेबल होना ही चाहिए। हमारा जस्टिस सिस्टम यही बोलता है, धर्म का हमारे से कोई लेना देना नहीं है। जस्टिस सिस्टम यही बोलता है कि भाई साहब आप किसी भी धर्म के हो, आपके ऊपर सेम चीजें लागू होंगी। आपने ये क्राइम किया है तो यही पनिशमेंट आपको मिलने वाला है, ठीक है। हाँ, इसको और अगर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब क्या, मतलब किस संदर्भ में इस, देखो हम सबको मालूम है कि कोर्ट वाला जो सिस्टम है वो यही है, इंडिया में जो कोर्ट सिस्टम है वो यही है ना भाई साहब, कि सारे धर्म के लोगों पे सारी चीजें कोर्ट वाइज सेम होंगी। आप किसी भी धर्म के हो, अगर आपने कोई क्राइम किया है तो आपको भाई साहब सजा मिलेगी, अगर आपको क्राइम नहीं प्रूव होता है तो आप रिहा हो जाओगे, ठीक है, बाइज्जत रिहा हो जाओगे।
यहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब क्या है, किस संदर्भ में इस बात को की जा रही है, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? नहीं, क्या क्या ये चीज पहले से नहीं है? कहां नहीं है? रहने दो, तो क्या फर्क पड़ता है? मैं आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है। अगर आप बोल रहे हैं ना कि मैं यहां पे डिमांड कर रहा हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड में डिमांड कर रहा हूं एज अ पार्टी, बीजेपी एज अ पार्टी इज डिमांडिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड, किस संदर्भ में? यूनिफॉर्म सिविल कोड तो है ना भाई? भाई लॉ तो सबके लिए वही है ना, लॉ तो आपका कोई धर्म का विचार नहीं करता है, लॉ तो लॉ ही है, वो तो पहले से ही है, क्या दिक्कत है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, अंडरस्टैंड दिस। मैं यहां पे लॉ मतलब लॉ के क्रिमिनल एस्पेक्ट को नहीं बोल रहा, सिविल, सिविल इज व्हाट आपका सोसाइटी, सोसाइटियल कोड, ठीक है, इसको बोल रहे हैं हम। देखो क्राइम अगर आप करोगे तो लॉ के दो पार्ट्स है ना भाई साहब, लॉ का एक भाई साहब है सिविल और एक भाई साहब आपका क्रिमिनल पार्ट है। क्रिमिनल पार्ट अभी भी यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड ही है भाई साहब, ठीक है। जो भी क्राइम करोगे आप तो सजा आपको आपके धर्म के हिसाब से नहीं मिलने वाला, सजा आपको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है वही मिलने वाला है, जो भी आप क्राइम करते हो। इसमें कोई मतभेद नहीं है, यहां पे हम पूरे पूरे सहमत हैं, सब पार्टी सहमत हैं, क्योंकि इसको पूरा पूरा लागू किया गया है। प्रॉब्लम सिविल कोड में है। सिविल कोड, सिविल कोड मतलब क्या होता है? सोसाइटियल कोड। तो इसीलिए चीजों को समझो, यहां पे लॉ नहीं है, लॉ का एक एस्पेक्ट आपका सही है, क्रिमिनल एस्पेक्ट आपका सही है, आपका जुर्म सिद्ध होता है तो आप सजा के हकदार हैं, और अगर आपका जुर्म सिद्ध नहीं होता है तो आप बाइज्जत रिहाई हो जाएंगे, ठीक है। यहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब जैसे आपका है कि हिंदू मैरिज एक्ट। नाउ व्हाट डज हिंदू मैरिज एक्ट मीन? हिंदू मैरिज एक्ट मतलब, हिंदू मैरिज एक्ट मतलब हिंदूज का मैरिज एक्ट नहीं है, ये सिर्फ नाम है। इंडिया में मैरिज एक्ट, इंडिया का जो मैरिज एक्ट है, ठीक है, वो हिंदू मैरिज एक्ट बोला जाता है। मतलब इंडिया में जितनी भी शादियां होंगी वो अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट होंगी, ठीक है, किसी भी धर्म के हो आप। हिंदू मैरिज एक्ट ये बोलता है कि भाई साहब आपकी शादी जिससे होगी उसके साथ आपको निभाना पड़ेगा, यू विल बी स्टेइंग टुगेदर इन केस यू आर अप्लाइंग फॉर अ डिवोर्स, इन केस थिंग्स आर नॉट गेटिंग वेल टुगेदर देन यू विल हैव टू अप्लाई फॉर डिवोर्स। अब ये हमारा डिवोर्स का प्रोसीजर, गवर्नमेंट डिवोर्स को इनकरेज नहीं करती है। आपके बाहरी देशों में आप आराम से डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लगभग 2-3 महीनों में डिवोर्स हो जाता है, ठीक है, अप्लीकेशन के बाद। लेकिन यहाँ पे हमारा डिवोर्स का सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट है, गवर्नमेंट डजंट वांट टू इनकरेज डिवोर्सेस, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है वैसा, आपको डिवोर्स के लिए दोनों पति पत्नी को अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद उनकी काउंसलिंग सेशन होती है, 1 साल तक दोनों को एक साथ रहना पड़ेगा, और हर 1 महीने में या 1.5 महीने में या 2 या 3 महीने में काउंसलर को जाकर मिलना पड़ेगा। तो काउंसलर कोर्ट में ही होता है और वो दोनों की समस्याओं को सुनता है कि भाई साहब क्या मतभेद है, और फिर वो कुछ सुझाव देता है, साइकोलॉजिकल काउंसलर होता है बेसिकली वो, कि हाँ भाई साहब इस तरह से आप एक पैचअप कर सकते हैं आप दोनों के बीच में। तो गवर्नमेंट भी 1 साल तक ट्राई करती है डिवोर्स को ना होने देने के लिए, ये गवर्नमेंट की तरफ से इंटरवेंशन है, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर समुदाय में अगर आपने 3 बार डिवोर्स 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 बोल दिया तो वो डिवोर्स हो जाता है, ठीक है, ऐसा वो मान लेते हैं, ठीक है। ये आप इसको वायलेट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इंडिया में जितनी भी शादियां होंगी उनका जो डिवोर्स प्रोसीजर होगा वो सेम ही होगा, रजिस्ट्रेशन और डिवोर्स प्रोसीजर वो सेम ही होगा, ठीक है। मैरिज का रजिस्ट्रेशन होना और मैरिज का डिवोर्स होना वो सेम प्रोसीजर से होगा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? अगर आपका एक समुदाय ऐसा है या एक रिलीजन ऐसा है जहां पे आपने अगर 3 बार पत्नी को डिवोर्स बोल दिया तो डिवोर्स हो गया, आप किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़े, आपने भाई साहब कोई एप्लीकेशन दायर नहीं किया, आपने बस सीधा बोल दिया 3 बार डिवोर्स तो डिवोर्स हो गया। नाउ शी हैज टू स्टे अवे फ्रॉम यू, नाउ शी हैज टू लीव योर हाउस। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जनरेट करता है, ठीक है। अभी प्रॉब्लम कैसे जनरेट होगा, ठीक है, तो प्रॉब्लम ऐसा जनरेट हो जाएगा कि भाई साहब आप अपनी इच्छा मुताबिक कभी भी 3 बार अगर आपने डिवोर्स बोल दिया तो डिवोर्स हो जाएगा, मतलब आपके वाइफ को छोड़कर जाना पड़ेगा आपके रिलीजन में, ठीक है। अगर आपकी वाइफ को छोड़ के जाना पड़ेगा, अगर वो शिक्षित हुई तो ठीक, अगर वो अशिक्षित हुई तो उनके लिए जॉब करना मुश्किल होगा, अगर उनकी उम्र हो चुकी होगी, लेट्स से इफ शी हैज क्रॉस 35 और 40,
अगर वो शिक्षित भी हुई तो कौन उनको हायर करेगा, ठीक है, ओल्ड लोगों को कौन हायर करेगा, ठीक है। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाएंगी। एक इलेक्शन हुआ था यूपी में और उस इलेक्शन में बीजेपी बहुत भारी मतों से जीती, ठीक है, चलो बीजेपी ने जीता, और बीजेपी के जब जीतने का ये पाया गया तो उसमें ज्यादा करके उस समुदाय के लोग थे जो इसको अपोज कर रहे थे। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? बीजेपी क्या बोल रही है, या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, मतलब सबके लिए डिवोर्स क्लॉज सेम होने चाहिए। आप ऐसे ही आपको आ गया कि नहीं अभी डिवोर्स होना चाहिए, आपने डिवोर्स बोल दिया और डिवोर्स हो जाएगा, ऐसे डिवोर्स नहीं होता, ठीक है, और फिर आप दूसरी शादी कर लेंगे, ये बेचारी कहां जाए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बीजेपी दिस शुड बी वैलिड फॉर एवरीवन। ये एक सिविल कोड है, इट्स अ सिविल कोड एप्लीकेबल टू एवरी सिविलियन स्टेइंग इन इंडिया, ठीक है। अगर ये वायलेट हो रहा है, अगर ये वायलेट हो रहा है भाई साहब, तो मतलब जो इस समुदाय के लोग होंगे वो उसको अपोज करेंगे, राइट। भाई हमारा सिस्टम तो यही चला रहा है, 3 बार हमने अगर डिवोर्स बोल दिया तो डिवोर्स हो जाएगा। अभी क्यों गवर्नमेंट इस पे लोग लगा रही है? तो इस पे काफी सारे चर्चे होंगे, काफी सारे भाई साहब बहस होगा और फिर इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इस समुदाय के लोग जो इसको प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब यहाँ पे इलेक्शन बीजेपी जीता तो इसी समुदाय के लोगों ने इसको सपोर्ट किया। अभी आप सोचिए कैसे, ठीक है, क्योंकि ऐसा माना गया कि हर 10 में से 1 का डिवोर्स ऐसे ही हो रहा है इस समुदाय में। तो आप सोचिए कितनी बड़ी पॉपुलेशन है महिलाओं की जो लाचार, बेबस और एक ऐसे उम्र के पड़ाव में अपने घर को छोड़ना पड़ता है उन्हें, क्योंकि पति को वो पसंद नहीं आ रहे हैं अभी, ठीक है। सो 15 साल हो गए भाई साहब, 10 साल हो गए, अभी भाई साहब पति किसी और के चक्कर में, बस अब जाओ डिवोर्स 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 जाओ, ठीक है। तो ये जो समुदाय ये कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये समुदाय ने इसको वोट दिया, यहाँ के लोगों ने ही इसको वोट दिया, जबकि यहाँ के लोगों ने अपफ्रंटली इसको क्रिटिसाइज किया और यहाँ के लोगों ने ही इसको वोट भी दिया, बीजेपी को वोट दिया, ठीक है। सो इट सीम्स, तो देखिए आपका जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि आपका अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है, मैं अगर अपने पत्नी को डिवोर्स दूं या आप किसी दूसरे कम्युनिटी के होकर आपका डिवोर्स हो रहा है, सबके जो लॉज है वो सेम होने चाहिए। आप भाई साहब अचानक भयानक में आपको याद आया डिवोर्स और डिवोर्स, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। क्रिमिनल और सिविल कोड में, क्रिमिनल कोड में कोई भाई साहब आपका दो राय नहीं है, क्रिमिनल कोड को किसी ने भी चैलेंज नहीं किया है और चैलेंज करने की भी जरूरत नहीं है। हमारा क्रिमिनल कोड वेल डिफाइंड है, जुर्म सिद्ध होता है तो ये आपको सजा मिलेगी, नहीं सिद्ध होता है तो आप बाइज्जत रिहा होते हैं, ठीक है। लेकिन सिविल कोड में हमारे डिफरेंसेस हैं, सिविल कोड में हमारे डिफरेंसेस हैं, क्योंकि अभी तक हमने इस चीज को, मतलब आपके धर्म के अनुसार आप तलाक दे रहे हो, लेकिन आप कैसे दे रहे हो? अगर आपका तलाक जो है उसका प्रोसेस अगर सारे समुदायों पे अप्लीकेबल होता है तो इस एक समुदाय पे क्यों नहीं? सो दैट इज द कंटेस्ट, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन्स। तो देखो हमारे देश में एक जो प्रॉब्लम है वो है पॉवर्टी की, ठीक है। और बाहर के जो सोसाइटी के लोग हैं, या हम बोलेंगे कि मतलब क्रिश्चियंस या कैथलिक कम्युनिटी, और ये चला आ रहा है, ये मतलब अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है, ठीक है। अंग्रेजों के समय में बहुत सारे लोग बाहर से आए और बाहर से आने के बाद इन्होंने ये गरीब लोगों को फूड दिया, शेल्टर दिया, एजुकेशन दिया। तो जब इन बेसिक नेसेसिटीज को ये मिलने लगे तो ये कन्वर्ट होने लगे। देने का मतलब था कि आप क्रिश्चियन हो जाएं, ठीक है। तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हों जो सोसाइटी में बहुत नीचा दर्जा रखते हों अपने इनकम के हिसाब से, अपने कास्ट के हिसाब से, ठीक है। तो इन लोगों को भाई साहब खुलेआम भाई साहब इनको अच्छा खासा एजुकेशन दिया जाने लगा। इनके कॉन्वेंट स्कूल्स इस्टेब्लिश हुए जहाँ पे इनके बच्चों को फ्री हो गया पढ़ाई करवाना। तो जब इन सब चीज़ों को मिलने लगा तो इनको बोला गया कि भाई साहब आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। सो इफ़ यू आर अ हिंदू यू गॉट टू गेट योर सेल्फ कन्वर्टेड टू अ क्रिश्चियन। तो ऐसे बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियन में और ये चलता रहा, अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने बोला कि नहीं, ये रिलीजियस कन्वर्जेंस नहीं होने चाहिए, ठीक है। देखो संविधान आपका ये बोलता है कि यू आर फ्री टू चूज योर रिलीजन। अगर मैं मोहम्मडन हूं तो मैं हिंदू बन सकता हूं, हिंदू हूं तो मोहम्मडन बन सकता हूं। आई एम फ्री टू चूज माई रिलीजन, ऐसा हो सकता है। धर्म परिवर्तन कोई भी कर सकता है, वो एक आपका लीगल राइट है, संविधान ने आपको वो राइट दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन
यहाँ पे हो क्या रहा है, ये धर्म परिवर्तन जो है ये मतलब लोगों को ललायित करके धर्म परिवर्तन है। धर्म परिवर्तन अगर किसी धर्म को आपको अच्छा लग गया, सच में अच्छा लग गया, उस धर्म के विचारें आपको अच्छी लग गई या उस धर्म के लोगों को आपको अच्छे लग गए और तब जब आपका धर्म परिवर्तन करें तो वो स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप धर्म परिवर्तन इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, आपके घर में चूल्हा जले और आपका भाई साहब बिजनेस चले या जो भी है, आपको कुछ उसके एक्सचेंज में मिल रहा हो, तो वो धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, दैट इज समथिंग एल्स, वो तो फिर बिजनेस हो गया। ठीक है, सो इसके लिए बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जेंस। तो पावर में है भाई साहब 2004 से एनडीए। तो इनका भाई साहब क्या है, एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये बीजेपी अलोंग विद अदर कोलिशन पार्टीज। ठीक है, ये हो गया आपका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, ये ज्यादा करके आपके यूपी और बिहार में एक्टिव है, ज्यादा करके यूपी में ही। ठीक है, मायावती इनकी लीडर थी, अभी भी हैं। ठीक है, फाउंडर कांशीराम वाज बेसिकली द फाउंडर ऑफ दिस पार्टी। ठीक है, उसके बाद मायावती ने इसको लीड किया। मायावती बहुत सालों तक यूपी की चीफ मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। ठीक है, ईयर 1984 वाज फॉर्म सिक्योर पावर फॉर बहुजन समाज। बहुजन समाज मतलब जो जिनका मतलब कास्ट वाइज इंडिया में लोअर कास्ट में जो आते हैं उनका समाज। ठीक है, तो दलित्स, आदिवासी, ओबीसी, रिलीजियस माइनॉरिटीज, ठीक है, ये सब आपके बहुजन समाज के लोग हैं। मेन बेस यूपी, बट वन तो कुछ बहुत इन्होंने सीट्स भी जीते। कहाँ पे? एमपी में, उत्तराखंड, अभी तो उत्तराखंड मतलब यूपी से ही, पहले तो ये यूपी हुआ करता था, तो उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। तो आप हमेशा देखोगे जहां पे कोई पार्टी मेन होती है ना, उसके आजू बाजू के स्टेट्स में प्रभाव पड़ने लगता है, और इसीलिए देखो कम से कम 4 स्टेट्स बोला है वहां पे। ठीक है, तो आजू बाजू के स्टेट्स में भी उसका प्रभाव होने लगता है, तो इसीलिए नेशनल पार्टी उसी को हम चुन सकते हैं जिसका आजू बाजू के स्टेट्स में भी प्रभाव होने लगा। ठीक है, लोकसभा इलेक्शंस 5% ऑफ वोट्स एंड 19% सीट्स। ठीक है, एट प्रेजेंट 80 सीट्स इनके हैं लोकसभा में। ठीक है, तो ये भी एक नेशनलाइज्ड पार्टी है, नेशनल लेवल पे पार्टी है। इंस्पिरेशन साहू महाराज। ठीक है, दैट वाज द इंस्पिरेशन। महात्मा फुले, पेरियार, रामास्वामी नायकर, ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर। सो ऑल दीज आर बेसिकली इंस्पिरेशंस फॉर दिस पार्टी। ठीक है, नाउ वी कम टू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, कम्युनिज्म क्या होता है भाई साहब? कम्युनिज्म होता है मतलब सब कुछ इक्वल हो जाना। ठीक है, मतलब कोई कैपिटलिस्ट फॉर्मेट ऑफ इकोनॉमी ना रहे, एक ऐसा गवर्नमेंट जहां पे सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर ही हो। ठीक है, सो इसके अलग अलग लॉजिक्स हैं। एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1925 में, आइडियोलॉजी मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। देखो आपके ये जो जितने भी लोग हैं, तो कार्ल मार्क्स ने बेसिकली कम्युनिज्म को पहली बार लॉन्च किया। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था दास कैपिटल। ठीक है, ये दास कैपिटल जो बुक है वो जर्मन में छपा था, जर्मनी में, लेकिन इसका अनुवाद लगभग सारे भाषाओं में हो चुका है। ठीक है, और ये कम्युनिज्म का बुक है। कम्युनिज्म में वो क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब गवर्नमेंट ही पूरा पूरा जिम्मेदार होना चाहिए। जैसे आपके अलग अलग देखो सिस्टम्स हैं, एक सिस्टम ऐसा है कैपिटलिस्ट सिस्टम। कैपिटलिस्ट सिस्टम मतलब कैसा? जैसे आपका पूरा प्रॉफिट, वहां पे सिर्फ प्रॉफिट ही मैटर करता है, तो 90% आपका भाई साहब प्राइवेट है और लेट से 10% आपका भाई साहब पब्लिक है। मतलब कैसा है देखो, जैसे यूएस में है, यूएस में आपके बसेस जो है वो प्राइवेट है। ठीक है, आपके रोड्स जो है वो प्राइवेट है। ठीक है, रेलवेज भी प्राइवेट हो गया है, सिर्फ डिफेंस शायद गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम हम बोलेंगे कैपिटलिस्ट सिस्टम। ये भाई साहब कैपिटलिस्ट सिस्टम मतलब जितना पैसा कमाना है कमाओ भाई साहब। इसीलिए आपको हर दूसरा तगड़ा बिजनेसमैन आपको यूएस से मिलता है, क्योंकि यूएस बिजनेस फेवरिंग इकोनॉमी है। उनके हिसाब से अगर हम बिजनेस को फेवर करेंगे तो कंट्री का डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, कंट्री का अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस ओरिएंटेड इकोनॉमी है। ठीक है, आज की तारीख में भाई साहब जेफ बेजोस या लेट्स से और तो जितने भी मार्क जुकरबर्ग या आप सारे लोगों को ले लो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, दे आर ऑल हेलिंग मोस्टली फ्रॉम यूएस। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कम्युनिस्ट इकोनॉमी। कम्युनिस्ट इकोनॉमी क्या था भाई साहब? कम्युनिस्ट इकोनॉमी ये बोलता है कि भाई साहब 90% सारे चीजें भाई साहब पब्लिक होनी चाहिए, 10% लेट से प्राइवेट होनी चाहिए। ठीक है, देखो इस चीज को समझो, 90% प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट ही सब कुछ प्रोड्यूस करेगा, गवर्नमेंट सब कुछ। इसीलिए आप देखोगे चाइना में आपको हार्डली कोई बिजनेसमैन मिलेगा, यू हार्डली वुड हियर समबडी फ्रॉम चाइना। ठीक है, एक जैक मा हुए थे, वो भी अभी भाई साहब लापता दिख रहे हैं। ठीक है, नोबडी नोज वेयर ही इज। ठीक है,
जैक मा वाज बेसिकली लॉजिस्टिक्स इनका था, अलीबाबा, ठीक है, अलीबाबा वाज द लॉजिस्टिक्स, और ये अलीबाबा बेसिकली अमेजन को टक्कर देने वाला था। अमेजन से भी एक टाइम पे आगे निकल चुका था, लेकिन नाउ नोबडी नोज वेयर ही इज, ठीक है, कोई अता पता नहीं है। ओके, अभी ये आपका हो गया भाई साहब कैपिटलिज्म, ये हो गया आपका कम्युनिज्म, एंड देन वी हैव मिक्स्ड इकोनॉमी जो इंडिया में है, ठीक है, मतलब 50% भाई साहब गवर्नमेंट पब्लिक मतलब, और 50% हो गया आपका भाई साहब प्राइवेट, ठीक है। जैसे आप इस चीज को ऐसे समझियो कि आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, तो ये जो ब्रश करते हैं, वो जो टूथपेस्ट आप यूज कर रहे हैं या टूथब्रश आप यूज कर रहे हैं, वो कोई प्राइवेट कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया होगा। आप जो साबुन यूज कर रहे हैं भाई साहब, वो किसी प्राइवेट मैन्युफैक्चर ने यूज किया रहेगा, ठीक, प्राइवेट मैन्युफैक्चर ने प्रोड्यूस किया रहेगा, ठीक है। आप जो पानी यूज कर रहे हैं वो गवर्नमेंट दे रहा है, ठीक है। आपने भाई साहब गीजर ऑन किया तो भाई साहब जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हैं वो गवर्नमेंट दे रहा है आपको। गीजर कंपनी भाई साहब भले ही प्राइवेट हो, ठीक है। आप बाथरूम में जो लाइट यूज कर रहे हैं वो भी आपको इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मिल रहा है, वो गवर्नमेंट दे रहा है आपको। आप भाई साहब स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाने के लिए जो रोड आप यूज कर रहे हैं वो भाई साहब गवर्नमेंट दे रहा है आपको, ठीक है। आप स्कूल जाकर जब पंखे के नीचे बैठते हैं, जो लाइट है वो सब आपको गवर्नमेंट दे रहा है। तो आप अगर देखो कि आपके रोजाना जितनी भी चीजें आप यूज करते हैं उसमें 50% आपका भाई साहब गवर्नमेंट का है और 50% आपका प्राइवेट है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी जो इंडिया में है। तो समझ में आ रहा है भाई साहब आपका ये जो आया। तो इसके बाद कार्ल मार्क्स ने इन्होंने एक किताब लिखकर छोड़ दी। ये दिन के 30 सिगरेट पिया करते थे। इनका भाई साहब अगर आप ये भी देखोगे, ये दाढ़ी वाले बाबा की तरह है इनका, ठीक है। ही वाज बेसिकली अ ज्यूइश, और ये बुक इतनी चली और इससे प्रेरित हुए लेनिन, और लेनिन जो थे वो रशिया के रूलर बने, ठीक है। और इन्होंने इसको भाई साहब बहुत ज्यादा प्रोपोगेट किया। तो रशिया जब तजार रूल से आजाद हुआ, तजार मतलब इनका मोनार्कियल रूल था, तजार रूल डेमोलिश हुआ और लेनिन वहां पे आया। लेनिन के बाद आए भाई साहब स्टालिन, और इन लोगों ने ताबड़तोड़ भाई साहब कम्युनिज्म को एक्सपैंड किया, ठीक है। इतना ज्यादा एक्सपैंड किया कि इनका इरादा था कि पूरे वर्ल्ड को हम कम्युनिज्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। क्या, तो ये मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म यहां से आता है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। ये सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इनका ये मानना है, और इनके लिए सब बराबर, ये धर्म को मानते ही नहीं, दे डू नॉट कंसिडर रिलीजन। अगर आप देखोगे, द रशिया इज वन कंट्री इन विच यू विल फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ चर्चेस। चर्चेस वहां पे लगभग ना के बराबर हैं, लोग वहां पे चर्चों में जाते ही नहीं है, क्योंकि भाई साहब वो धर्म को ही नहीं मानते हैं। आपका मार्क्सिज्म यहीं से स्टार्ट होता है, यू डू नॉट कंसिडर रिलीजन एट ऑल, ठीक है। ओके, टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, फार्मर्स एंड द पुअर, ठीक है। तो वर्कर्स, फार्मर्स एंड द पुअर, इनको ही बैकबोन माना जाता है। इन 1964 अ न्यू पार्टी नोन एज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट वाज क्रिएटेड। तो सीपीआई ही पहले था, अभी हो गया सीपीआईएम, ठीक है। तो दो पार्टीज हो गई अभी, एक है आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और दूसरा है आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा चलता है आपका वेस्ट बंगाल और केरला में, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है इस चीज से, ठीक है। ज्यादा करके लिटरेट लोग हैं इसमें, ठीक है, और इनका वही है कि सब लोग समान है, ठीक है, एवरीबडी इज द सेम। इन्फ्लुएंस केरला, वेस्ट बंगाल, देखो मैंने जैसे आपको बोला केरला और वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ठीक है। मणिपुर, त्रिपुरा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बट दीज आर द टू स्टेट्स वेयर दे आर मेजरली। अभी तो भाई साहब वेस्ट बंगाल में भी टीएमसी आ गया है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने बहुत सालों तक वेस्ट बंगाल में अपना दबदबाया बना रखा, ठीक है। सपोर्टेड इन 2004, तो इन्होंने यूपीए गवर्नमेंट को, यूपीए गवर्नमेंट मतलब आपका कांग्रेस वाले गवर्नमेंट को इन्होंने सपोर्ट किया और फिर सपोर्ट विड्रॉ भी कर लिया। कोalition गवर्नमेंट में ये तांडव होते ही रहते हैं, ठीक है। एस्टैब्लिश कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, सीपीआईएम, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट कभी हुई भाई साहब 64। सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। सोशलिज्म मतलब क्या होता है, सब एक हैं, ठीक है, सब मतलब इनकम वाइज भी सब एक हैं। अपोजेस कम्युनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, ठीक है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स, पुअर, एग्रीकल्चरल वर्कर्स एंड फार्मर्स। वेस्ट बंगाल एक ऐसा जगह है जहां पे बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। देयर इज अ रीजन व्हाई दिस हैपेंस, क्योंकि वहां का जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का लॉजिक है वो मतलब वर्कर सपोर्टिंग इकोनॉमी है, वर्कर को सपोर्ट करता है, इसीलिए आपको ताबड़तोड़ स्ट्राइक्स देखने को मिलेंगे। फैक्ट्रीज में स्ट्राइक्स, ठीक है, आपके रेलवेज में स्ट्राइक्स, ऐसे स्ट्राइक्स होते रहते हैं। मतलब हर महीने में आपको एक दो स्ट्राइक होना मिल ही जाएगा। रास्ते खाली भाई साहब, बस नहीं चल रही है, ट्रेन नहीं चल रहा है, ऐसे स्ट्राइक्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, बिकॉज इट इज अ वर्कर सपोर्टिंग इकोनॉमी, ठीक है।
इंडस्ट्रियल वर्कर्स, पुअर एग्रीकल्चरल वर्कर्स एंड फार्मर्स, ठीक है, क्रिटिसाइजेस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट विच अलाउज फॉरेन कैपिटल इन इंडिया। इनके हिसाब से भाई साहब फॉरेन कैपिटल इंडिया में नहीं आना चाहिए, हमको भाई साहब अपना कैपिटल खुद क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। रूलिंग वेस्ट बंगाल फॉर 34 ईयर्स, ये सबसे बड़ा टर्म है, ठीक है। 34 साल तक एक ही वेस्ट बंगाल के सीएम रहे या एक ही पार्टी रहे, और ये थे भाई साहब ज्योति बसु, ठीक है। वेस्ट बंगाल में ज्योति बसु बेसिकली वाज द सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर 34 लॉन्ग ईयर्स, 34 साल तक, ठीक है। कोई इनको हरा नहीं पाया। इनके बाद 2 साल तक फिर से इनकी पार्टी की सरकार चली, अभी नहीं है, अभी टीएमसी आ गया है वहां पे, ठीक है। तो 34 साल तक वेस्ट बंगाल में सिर्फ और सिर्फ यही एक पार्टी चली, सीपीआईएम, ठीक है, 34 साल तक, 1977 टू 2011, उसके बाद ये नहीं आ पाए, ठीक है। इस पे ही वाज ज्योति बसु, ठीक है, सीपीआईएम। सपोर्टेड इन 2004, विड्रू इन 2008, इन्होंने भी भाई साहब सपोर्ट किया और विड्रॉ किया। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, अगेन इनका भाई साहब शरद पवार ने इस पार्टी को फॉर्म किया था बाय ब्रेकिंग अप विद कांग्रेस, कांग्रेस से वो ब्रेकअप करके इन्होंने एनसीपी बनाया, और ये महाराष्ट्र का एक बड़ा पार्टी है, ठीक है। established in 1999 after splitting with Congress, and Sharad Pawar was basically the founder of this party. It supports democracy, equality, social justice, Gandhian principles, federalism, empowering weaker sections of the society, insists government high posts should be given to natural born citizen of India. गवर्नमेंट में जितने भी हाई पोस्ट हैं वो भाई साहब सिटीजन्स ऑफ इंडिया को मिलने चाहिए। प्रोमोट्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स, पुअर एग्रीकल्चरल वर्कर्स, फार्मर्स, ठीक है। इन्फ्लुएंस महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, आसाम, प्राइमरली महाराष्ट्र में इसका बहुत ज्यादा दबदबा है, ठीक है। स्टेट पार्टीज, तो ये थे आपके नेशनल पार्टीज, नेशनल लेवल पे जो पार्टीज थे। अभी हम बात करेंगे स्टेट पार्टीज की। स्टेट पार्टीज, अदर देन द 6 पार्टीज, most of the major parties of the country are classified by the election commission as state parties, ठीक है। तो स्टेट पार्टीज क्या क्या है भाई साहब? these are commonly referred to as regional parties. Parties like समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल have national level political organizations with units in several states, ठीक है। Some of these parties like बीजू जनता दल, अभी बीजू जनता दल क्या है? जनता दल के एक उड़ीसा में बीजू पटनायक हैं, बेसिकली उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं बीजू पटनायक, काफी सालों से हैं, ठीक है। और इसीलिए उनके जनता दल को भाई साहब बीजू जनता दल बोला जाता है, ठीक है। बीजू पटनायक के जनता दल को बीजू जनता दल बोला जाता है। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, ठीक है, डेमोक्रेटिक फ्रंट का सिक्किम डेमोक्रेटिक, मिजो नेशनल फ्रंट आर कॉन्शियस अबाउट देयर स्टेट आइडेंटिटी, सो दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर स्टेट आइडेंटिटी, ठीक है। Over the last 3 decades, the number and strength of these parties has expanded. This made the Parliament of India politically more and more diverse. ठीक है, और भी ज़्यादा diverse हो गया. No one national party is able to secure on its own a majority in लोक सभा. कोई एक नेशनल पार्टी नहीं है भाई साहब मेजोरिटी सिक्योर करता हुआ लोकसभा के लेवल पे, ठीक है। As a result, the national parties are compelled to form alliances with state parties. जितने भी आपके नेशनल पार्टीज हैं वो अलायंसेस फॉर्म करते हैं भाई साहब स्टेट पार्टीज के साथ। क्यों? देखो ये स्टेट पार्टी जो है, नो वन नेशनल, इतनी सारी पार्टीज हो गई हैं कि किसी एक पार्टी का जीतना लगभग असंभव हो गया है, ठीक है, लगभग असंभव। वोट्स बढ़ रहे हैं ना भाई साहब, इतने सारे पार्टीज में वोट्स बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए किसी एक पार्टी का जीतना लगभग असंभव हो गया है। तो इसीलिए पार्टीज क्या करती हैं भाई साहब, इन स्टेट पार्टीज के साथ अलायंस बनाने लगती हैं। They start forming alliances. No one national party is able to secure on its own a majority in Lok Sabha. As a result, the national parties are compelled to form alliances with state parties. Since 1996, nearly every one of the state parties has got an opportunity to be a member of one or the other national level coalition government. Okay? This has contributed to the strengthening of the federalism and democracy in a country. Federalism मतलब क्या होता है? देखो सेंट्रल लेवल पे एक गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट लेवल पे एक गवर्नमेंट, और भाई साहब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक गवर्नमेंट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म। ये 3 टायर गवर्नमेंट होता है। तो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई साहब, एब्सोल्यूट मेजोरिटी जितना मुश्किल है, तो यहाँ पे स्टेट के साथ अलायंस बना रही है, स्टेट के पार्टीज को ये सपोर्ट कर रही है और अलायंस बना रही है। This has contributed to the strengthening of federalism and democracy in our country. Challenges to political parties: lack of internal democracy within parties. तो पार्टीज में ही भाई साहब मतभेद होंगे। All over the world, there is a tendency in political parties
टुवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। तो पूरा पावर जो है, हालांकि बहुत सारे लीडर से एक पार्टी बनती है, लेकिन एक्चुअल पावर जो है वो कुछ ही लोगों में रहता है ना। ये रहेगा ही भाई साहब, 4-5 लोगों में ही एक्चुअल पावर रहेगा, डिसीजन मेकिंग का पावर रहेगा, ठीक है। हालांकि सब लोग मेंबर हैं उस पार्टी के, लेकिन 4-5 लोग ही होंगे, चुने गिने लोग, जिसपे डिसीजन मेकिंग का पावर रहेगा। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस इज नॉट जस्ट इन इंडिया, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। All over the world, there is a tendency in political parties towards the concentration of power in one of the political leaders. Parties do not keep membership registers. जिनके पास membership registers नहीं होते, do not hold organizational meetings, ठीक है, and do not conduct internal elections regularly, ठीक है। तो parties भाई साहब membership registers नहीं रखते हैं, do not hold organizational meetings and do not conduct internal elections regularly। ये regularly नहीं होता है, ठीक है। पार्टीज में आपसी समझौता होता है, ठीक है। ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट हैपेंस इनसाइड द पार्टी। तो ये होता ही है, तो ये लेफ्ट आउट फील करते हैं, अरे भाई साहब ये बड़े बड़े लोग ही पता नहीं क्या डिसीजन ले रहे हैं, हम तो भाई साहब पहने हैं ऐसा, ठीक है, हमको भाई साहब मोहरा बनाया जा रहा है, ओके। दे डू नॉट हैव द मीन्स और द कनेक्शंस नीडेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस। लीडर्स अज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ द पार्टी। तो लीडर्स को भाई साहब पूरा पावर रहता है, तो जो छोटे लोग, मतलब छोटे मेंबर्स होते हैं जिनको पूरा पावर नहीं रहता है, दे फील लेफ्ट आउट, और इसीलिए वो चिटकने लगते हैं, ठीक है। फ्यू लीडर्स एक्सरसाइज पैरामाउंट पावर इन द पार्टी, दोज हु डिसग्रेस विद द लीडरशिप फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंटिन्यू इन द पार्टी। तो कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो पैरामाउंट पावर दिखाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा पावर दिखाएंगे पार्टी लीडरशिप में, ठीक है, एंड देयर आर सम हु विल डिसएग्री विद द लीडरशिप। तो ये इनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कंटिन्यू करना, ठीक है। एक मिनट।